ना, पढ़ाई स्कूल भी नहीं भेजना, स्कूल भेज दिया तो शहर तो बिल्कुल ही नहीं भेजना। ये बंधनों से थोड़े थोड़े बाहर आने लगे हैं। अभी क्या सीन है वहां, आप समझते होंगे कितने परसेंट बच्चियां हमारी बयाने से, हिंडौन से, करौली से, या ये जो सबसे बड़ा ट्रैक्टरों का प्लेस है नगर, सुंदरावली, बेडम जी का खुद का गांव है, कितनी बिल्कुल बच्चियां कॉलेज में होंगी? बिल्कुल। अगर मैं पूरे पर्सपेक्टिव में देखूंगी तो वो परसेंटेज कम है काफी। मतलब मुश्किल से 5% के अराउंड आप मान करके चलिए, वो परसेंटेज कम है। लेकिन खुशी इस बात की है मुझे कि साइंस में भी लड़कियों का रुझान है, और साइंस में भी लड़कियां आ रही हैं। सो बीइंग ए फिजिक्स, फिजिक्स में भी आ रही हैं, मैथ्स में भी आ रही हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। आसपास की मेरी काफी स्टूडेंट्स रही हैं, जो पीछे नगर से भी हैं, रही हैं, और ये सुंदरावली गांव है उधर से भी हैं, बाकी बयाना साइड से भी हैं, और हिंडौन से हैं, वो उधर ही हिंडौन कॉलेज में ही पढ़ लेती हैं। मेरी डॉटर इन लॉ है वो हिंडौन हिंडौन की है। तो आसपास के एरिया से बहुत लड़कियां आ रही हैं। पर स्टिल अगर मैं पूरे पर्सपेक्टिव में देखूं तो साइंस में प्रेजेंटेशन कम है। आर्ट्स में तो है, लेकिन साइंस में अभी कम है। जी। एक राष्ट्रीय सरसों शोध संस्थान भी भरतपुर में ही है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो हमारे पड़ोस में है। लोग भरतपुर में जो मेडिकल कॉलेज है उसके अपोजिट एक ओएमजी सिटी है, नई डेवलप हुई है, उसमें ही हमने रेजिडेंस बनाया है। तो जी। सेवर से बहुत नजदीक है, और वहीं पर साइंटिस्ट हैं, वो अपनी ही कम्युनिटी के हैं। हाँ, उनके जगवीर जी के भाई हैं, जगवीर जी सीएमओ में लगे हुए हैं, अभी सीएम के सहायक हैं। और उनसे जी बड़े जी। भाई साहब यहाँ पर हैं, जो हाँ साइंटिस्ट हैं, जी। साइंटिस्ट हैं। और रूप सिंह जी वो हमारे पड़ोसी हैं। मैं ओएमजी कहना ये सिटी में, चाह रहा ओएमजी हूँ, सिटी में घर बनाया है उन्होंने। कहना ये चाह रहा हूँ कि आई मीन द कॉल में। जगराम जी, जो ये आज आपने ये रखा है, ये बहुत प्रशंसनीय है कि इस तरह का आपने वो प्रोग्राम रखा है। सब कर्नल साहब की पुण्यतिथि पर सादर, हाँ, नमन। अगर कर्नल साहब के बारे में बात की जाए तो उनके लिए जितना कहें उतना कम है, क्योंकि उन्होंने जो एक शुरुआत की है, तो इतिहास में उनका नाम अमर हो गया है। किसी एक कम्युनिटी को, जो इतने सालों से ये कहिए कि स्लीप मोड में थी, सोई हुई थी, उन्होंने उसको जागृत किया है। अपनी कम्युनिटी की जो सबसे अच्छी बात है कि हम लोग निडर रहें, और हमें किसी से डर नहीं लगता। सबने अपने सीने पे गोलियां खाई हैं, कोई पीठ दिखा करके कभी भागा नहीं है। तो एक अपने आप में ही गर्व करने वाली बात है ये। लेकिन जिस तरह से समय बीतता गया, उस समय को पहचानने में हमसे देर हो गई। उन्होंने समय को पहचान करके वो आगे बढ़ गई। हम इस चीज में थोड़ा पीछे रह गए कि आगे बढ़ने के लिए जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि एजुकेशन के बिना कोई भी समाज उन्नत समाज नहीं बन सकता है। तो ये एक प्राइमरी चीज थी जिसको समझने में हमें देर लगी। बेसिक एजुकेशन जब होगी, उसके बाद ही हमारी थिंकिंग पावर बढ़ती है, और हम समझ पाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, और आगे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पर आज मुझे इस बात की खुशी है कि कर्नल साहब ने जो किया, उसके बाद मैं ये देखती हूँ कि अपनी कम्युनिटी के लोग खुद बच्चों को ले लेकर के यहाँ शहर में रह रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो जो एक उन्होंने अलख जगाई, वो प्रशंसनीय है। उसकी किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। हम लोगों का बस काम ये है कि ये धीमी नहीं पड़नी चाहिए, ये लॉ बढ़नी चाहिए एजुकेशन की। हमें इसको स्प्रेड करना है अपनी कम्युनिटी में। तो जब जितना भी संभव हो सके, तो जगह जगह पर जब भी मौका मिले, तो अपनी कम्युनिटी के बच्चों से हम लोग इंटरेक्ट करें। जैसे भी हो, चाहे वो ऑफलाइन है, चाहे वो ऑनलाइन है, जो भी प्लेटफॉर्म है, उन पर हमें जाना है।
धीरे धीरे हमें महिलाओं को एजुकेशन की तरफ मोड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। और किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए उनकी महिलाओं का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिला की एजुकेशन का प्रभाव दो घरों में होता है और आगे आने वाले परिवार पर होता है। तो महिला वो बेस है कि जिसकी संख्या, जिसकी ज्यादा बढ़ा देंगे, उतनी ही तेज गति से हमारा समाज जो है वो ऊपर उठता उठता चला जाएगा। दूसरा, हमें ये भी ध्यान देना है कि जैसे जैसे महिलाएं पढ़ रही हैं और उसी तरीके से पुरुष भी एजुकेशन में बढ़ रहे हैं, तो जो भी आगे हमारे वैवाहिक संबंध होते हैं, तो हमें कोशिश ये करनी है कि समाज में एक अवेयरनेस ये डालनी है कि अगर महिलाएं पढ़ी हैं तो आप उनके लिए पढ़ा लिखा पार्टनर ही ढूंढें। क्योंकि जब एक मेंटल लेवल पढ़ने के बाद में किसी महिला का वो बढ़ता है, तो कंपेटेबिलिटी के लिए जरूरी है कि उसका साथी का भी डॉक्टर मेंटल लेवल वही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम महिलाएं पढ़ी लिखी हैं लेकिन फिर भी जो हमारे समाज के निचले दर्जे से आते हैं, उनका कॉन्सेप्ट ये रह रहा है कि चाहे आपने पढ़ाई कितनी कर ली है, लेकिन शादी संबंध जो है, जो हमें मिल रहा है उसी से आप करें। दूसरा, जो कुछ रूढ़ियां हैं उन्हें भी हमें काटना है। काफी हद तक तो वो चीजें कम हो रही हैं। देखने में मिल रहा है कि जो पुराने जिन चीजों में हम लगे रहते थे, अपना समय और पैसा दोनों ही हम बर्बाद कर रहे थे, वो चीजें जितनी भी हम मिनिमम कर सकें उनको हम मिनिमम स्तर पर लेकर के आए, ताकि वही पैसा और वही समय हम अपने बच्चों को दें, उनकी पढ़ाई पे खर्च करें, उनको यहीं तक सीमित नहीं रखें। स्टेट लेवल पे निकले, नेशनल लेवल पे निकले, इंटरनेशनल लेवल पे निकले। तो ये हमारा सारा प्रयास रहना चाहिए। तो ये मेन हमारा जो पर्पस है कि जो कर्नल जी ने जो एक अलग लौ जलाई थी, उसको हमें बुझने नहीं देना है और उस प्रकाश को हमें बढ़ाते जाना है। यही मेरा आज का वो होगा। धन्यवाद। थैंक यू मैम। कर्नल साहब का एक नारा था कि मेरी बेटियां ना जन्मजात योद्धा हैं। वो दैनिक जीवन के संघर्ष दिया है, किसी भी समस्या से टक्कर ले सकती हैं। ये कब तक गोबाएंगी, ये कब तक चूल्हे चौके की राख बटोरती रहेंगी। ये एक दिन डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, जहाज उड़ाएं, मंत्री बने, आधी चीजें दिल को कचोटती हैं कि अभी भी हमारे जहां भी पंचायतें होती हैं, जिसको सामाजिक मंच कहते हैं, हमारी महिलाओं को स्थान नहीं दिया जाता है। और अगर वो कोई सुझाव दे तो मायने नहीं होता है। लोग ढोंग करते हैं 200 करोड़ की शादियों का, और कई बार 20 लाख भी अपने बच्चियों की पढ़ाई पर खर्च नहीं करते हैं। जो कर रहे हो तो बधाई के पात्र हैं, लेकिन सामाजिक बयार टूट सके इसके लिए अंजू बहन आप जैसी बहुत बहनों की जरूरत है जो सेल्फ मेड लीडर्स हैं। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। जी सर, ये चिंतनीय विचारणीय बात है कि जैसे अपन लोग बात कर रहे हैं और ये चिंता हर जगह हो रही है। कुछ पिछले 1-2 महीने से ये देखा जा रहा है कि समाज सुधार की एक बयार सी आ रही है। तो समाज बदल तो रहा ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लड़कियों की जो है काफी जो अगर शादी की बात जैसा आप कर रहे हैं, तो अब अच्छे से देखभाल करके ही कर रहे हैं, ऐसा ट्रेंड बनता जा रहा है। तो ये वो ये नहीं देख रहे कि अगले के पास जमीन कितनी, वो ये देख रहे हैं कि फ्यूचर क्या है। ये परिवर्तन तो आ रहा है, पर समस्या वही है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो जो ढोंग है ना, वो दिखावा है, वो बाध्यकारी भी है और बाध्यकारी दिखता भी नहीं है। आप किसी को कहें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो फिर वो ये कहता है कि भाई समाज को, समाज के लिए कर रहा हूँ, इसी में प्रतिष्ठा, इसी में इज्जत है।
उस चीज को प्रतिष्ठा से जोड़ रखा है, इसका क्या अल्टरनेट हो, ये हमारे लिए चिंताजनक बात है। तो इस पे कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन अगर सामूहिक निर्णय होते हैं तो फिर वो प्रतिष्ठा से जुड़ने वाली कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। आदरणीय सर डॉक्टर फूल सिंह जी, प्रिंसिपल सर, हम आपको सुनना चाहते हैं, प्लीज वीडियो ऑन करें सर। सर नमस्कार, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, हेलो यस सर। सर, सबको नमस्कार। मेरा ये ऑनलाइन ऑफलाइन तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन ऑनलाइन मैंने आज देखा था तो मैं इससे जुड़ने की कोशिश की और बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि इस तरह के आयोजन होते रहें और संख्यात्मक दृष्टि से हो सकता है कोई पेचीदगी आ जाए, ना जुड़े, लेकिन 10 लोग भी जुड़े, 20 भी जुड़े तो एक चिंतन की शुरुआत आप लोगों ने की, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और कर्नल साहब की पुण्यतिथि पे सबको की ओर से नमन। मैं कुछ 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि मैं भी राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ में प्रिंसिपल हूं और डीन ऑफ सोशल साइंसेज कोटा विश्वविद्यालय में हूं, बोम का मेंबर हूं, रिसर्च कमेटी में हूं, बहुत सारी कमेटियों में मैं काम कर रहा हूं और एकेडमिक रूप से भी कर रहा हूं और सामाजिक रूप से भी हम लोग पूरे लगे हुए हैं झालावाड़ में और कोटा हाड़ौती क्षेत्र में। प्रयास से कर रहे हैं कि समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आए। लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ कि ये जो संक्रमण काल चल रहा है 7-8 सालों से जो की है, जो जैसा कि मैडम ने कहा स्लिप मोड पे थे, वो जगह है, लेकिन हम लोगों का ये दायित्व बनता है, हमारी ड्यूटी है सब लोगों की बौद्धिक स्तर पर जो चिंतक है, चिंता कर रहे हैं, कि हम इसको एक डायरेक्शन दें। अब डायरेक्शन कैसे दें कि हम बहुतायत संख्या में तो नहीं है, लेकिन इस तरह की वेबिनार सेमिनार हम लोग करें, उस पर हमारा विचार विमर्श करें। एकेडमिक क्षेत्र में जो हम काम कर सकते हैं वो तो हम करें, क्योंकि वीरता में, शक्ति में तो आपका कोई मुकाबला दूसरा समाज नहीं करता है, तो मान चुका पूरा विश्व। लेकिन हमें एकेडमिक स्तर पर भी धीरे करना पड़ेगा। मुझे जो लग रहा है, मैं प्रिंसिपल था पिछले 4-5 सालों से यहाँ प्रिंसिपलशिप कर रहा हूँ, तो ये कोरोना काल के बाद जो बच्चे आए ना, केवल गुजरों के बल्कि सभी समाज के, और इसके बाद जो एक योजना है सरकार ने चलाई, तो विद्यार्थी को मेरे ख्याल से लाभार्थी बना दिया। कोई भी बच्चा हम नहीं पूछना आता कि कौन सी किताब पढ़े, और हम जो टीचर भी है ना, शिक्षक भी पासबुक पास जैसे मुझे लग रहे हैं कि अब हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, बहुत कम मेहनत उस दृष्टि से कर रहे हैं। अभी आईटी डे था जयपुर में, मैं गया था एक प्रिंसिपल के नाते, तो वहां मैंने भी सुना है प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीआईटी को, उन्होंने कहा कि 38 कॉलेज स्कूल आए, उनमें एक भी सरकारी कॉलेज स्कूल नहीं है। शिक्षा में हम इतना खर्च नहीं कर रहे हैं। हमारी सोच ये होती है कि हमारे खेत के पास किसका खेत और ये कब गरीब हो और हम इसका खेत खरीद लें, या इसको पैसा इतना दे दें उधार कि ये डूबने लगे तो हमें खेत देख के चले जाए। हमारी अभी भी सोच ये ग्रामीण पृष्ठभूमि, जैसा कि मेरा जो क्षेत्र हाड़ौती का मैं देखता हूँ, और मैं उनको ये भी कहता हूँ कि अगर आप एक बेटी को पढ़ाओगे, एक बेटे को पढ़ाओगे, तो मेरे ख्याल से वो 10 खेत खरीद लेंगे, 10 प्लॉट खरीद लेंगे। आप शिक्षा पर जरूर पैसा खर्च करिए। जब 1980 में मेरे ससुर जी ने मेरी पत्नी को वनस्थली विद्यापीठ में रखा था, तो सब लोगों ने कहा था कि सेठ जी ने कहा छोरियों को वनस्थली रख दिया और कहाँ जाएगी, बड़ी बड़ी छोरियां, ये वो, इस तरह की बातें की गई थी। पर आज परिवर्तन आ रहा है, इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि समाज के लोग भी लड़कियों को झालावाड़, कोटा या बारां क्षेत्र में बाहर कमरा लेके रखने लगे, तो एक ये बदलाव तो आने लगा है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ बड़ा पहले झगड़े बहुत होते थे, आपसी झगड़े, खेत मेड़ पेड़ पशु को लेकर, उसमें बहुत कमी आई है। कर रहा था, समाज के लोग आए थे घर पे, तो मैंने उनसे बात की कि अब हमारी ये बड़ी कमी आई है। मेरे एक दोस्त थे जेलर साहब निया जी, वो कहा करते थे कि मैंने उनसे फोन किया कि भाई हमारे एक साथी जेल में बंद है, वो बड़ा दुखी है, तो उन्होंने मुझे बड़ा हंस के जवाब दिया कि सर 60% लोग तो आप ही हो जेल में, दुखी कैसे रहेंगे, गुजर ही गुजर तो बंद होते हैं जेल में। वो रेशो अब कम आया, तो ये एक अच्छी बात है कि समाज में जागृति तो आई है और ये सबके प्रयास चाहिए। मैं कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा सब प्रयास करेंगे तो हम निश्चित तौर पे आगे नहीं तो अन्य समाज के बराबर आएंगे। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा है और इग्नू है 2, इसमें छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो लड़कियां हो जो पढ़ना चाहती है
एडमिशन लेना चाहती है तो वो फीस जमा करके वो रिटर्न हो जाती है, बुक्स भी उनको फ्री में मिल जाती है, और हर कॉलेज में मेरे ख्याल से ओपन और इग्नू के सेंटर है। तो हम लोग इसकी पूरी जानकारी लेके समाज के ग्रुप में या बच्चों को इस तरह की जानकारी भी दें, तो वहां भी बहुत अच्छा सिलेबस और बच्चे अच्छा कुछ कर सकते हैं। अभी मैंने देखा जो नए प्रोफेसर बन के आए उन्होंने भी ओपन से या इग्नू से एमए करके और ये लेक्चरशिप की है। तो क्यों ना हम इस तरह के प्रयास करें सब मिलकर, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ फायदा होगा। पर अभी बहुत कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि रिसर्च कमेटी में जब बैठता हूँ तो कोई भी गुजर बच्चा वहां मुझे दिखाई नहीं देता। देखता रहता हूँ किसी न किसी सब्जेक्ट में तो आए अप्लाई करे पीएचडी के लिए, पर बच्चे नहीं दिख रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ प्रयास करने की जरूरत है, और आप जैसे योद्धा इस तरह के प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से समाज बहुत आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो मैं सभी साथियों से ये आग्रह करूंगा कि बिल्कुल कोई जगराम जी सर, सर के लिए, प्रिंसिपल सर के लिए, प्राचार्य सर के लिए, फूलचंद जी और मैं रहा हूँ 12 में, तो सर का और मैडम जी पोस्टवाल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, सर को सैल्यूट करते हैं। जी सर, नेक्स्ट। बिल्कुल पूरन जी एक एडिशन करना चाहूंगा। सर ने जी कोटा विश्वविद्यालय की जानकारी दी जी मैं कि और परमिशन हो तो अगले सत्र में या राउंड में वो और जानकारी दें कि खुले विश्वविद्यालय में हम अपने गरीब बच्चों को एडमिट कराने के लिए वहाँ एक गार्जियन चाहिए होता है, तो जी कितनी सुविधा होती है। क्योंकि अब कोटा तो एजुकेशन का हब बन ही रहा है। बहुत सारे गुजरों के बच्चे भी अब वहाँ कमरे लेके हॉस्टल लेके रह रहे हैं, बच्चियां कम रह रही हैं। सर इग्नू सर एक बीच में बात काट रहा हूँ सर, सॉरी। वहाँ गार्जियन की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप, आपके स्टडी सेंटर पे मैटर आ जाएगा और आप वहीं से एग्जाम भी दे सकते हैं। हर कॉलेज में एक आदमी अपॉइंट कर रखा है, अलवर में भी है, भरतपुर में भी है, कोटपुतली में भी होगा, जयपुर में हाँ, उनका कोटपुतली है सर। स्टडी सेंटर बना हुआ सर, और झालावाड़ सर, में भी है, कोटा में भी इस बात को बताने वाले भी एक डॉक्टर फूल सिंह की जरूरत है। इस मोड की कम्युनिटी है, इसको बताना पड़ता है। अब स्कॉलरशिप आ गई, अब फार्म आ गया, अब भर दो, अब साइन कर दो, अब मैं ही लेके जमा करा देता हूँ। आई टेल यू, इतना इनर्सिया है कि हमारे जितने शिक्षित बंधु अगर इस सेमिनार में और इसके बाद सुने, वो इतनी सेवा करते हैं। बहुत है कि लोगों को समय पर सूचना मिल जाए। क्योंकि दो उदाहरण है जो सक्सेस के उदाहरण है। एक है KISS किस यूनिवर्सिटी, और एक है CUTM यूनिवर्सिटी भी है, उसमें उड़ीसा में है। सर ये 10वीं 12वीं फेल बच्चों में एनरोल करके फ्री एजुकेशन देते हैं, 3 साल जॉब भी करवाते हैं, एजुकेशन भी देते हैं और जॉब लाइक बना देते बच्चों के। मैं कट शॉर्ट करता हूँ फुल सिंह जी, आप इन सूचनाओं को लिखित भी करके कोई लिंक हो तो फिर जगराम जी को भेज देना प्लीज। थैंक यू। जी सर, मान्य साथियों से भी निवेदन करता हूं कोई इसको इंटरेक्टिव रखें, यानी अपनी बात, अपना कोई जिज्ञासा है, अपना कोई विचार है बीच में ऐड करना है तो बिल्कुल कीजिए। इंजीनियर मुरारी जी हरसाणा, शायद मैं पहचान रहा हूँ, आप वही हैं, बहुत फेमस हैं, हमारे बीच में उपस्थित है, तो मैं इनको आपका राजस्थान का ताऊ कहा जाता है जगराम जी। हाँ, ये कल्चरल रीति से इंजीनियर अपने साहब वीडियो ऑन करें। मेरा नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार सर। नमस्कार। आज कर्नल साहब की पुण्यतिथि पर आपने जो वेबिनार, जो सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाए और सबके विचार सुनने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आपसे बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, कि आप बहुत सारी जानकारी जिनका हमको पता नहीं था वो जानकारी मिल रही है। ये इस तरीके के आयोजन हम रेगुलर करते रहे, जितने शिक्षा मिले, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम होगा। और मेरा तो एक, डॉक्टर साहब है सुन रहे हैं, मेरा तो एक ही मिशन है, अच्छे स्वास्थ्य पर काम कर रहा हूँ, कल्चर पर काम कर रहा हूँ, 2 मिशनों पर मैं काम कर रहा हूँ। मेरा अच्छे स्वास्थ्य के और कल्चर, अगर कल्चर से आप जुड़े रहेंगे तो हमारा कल्चर तो योगा है, दुनिया जानती है हम योगिक ऋषि मुनियों की संतान है। हमारा कल्चर और हमारा खान पान और हमारा कल्चर के हिसाब से चलें, ऑर्गेनिक की तरफ जाएं,
और पुराने जो हमारा वो है सिस्टम उस पर रहे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो अच्छा दिमाग काम करेगा। एजुकेशन तो बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ आज जो चैलेंज है वो स्वास्थ्य का है। भगवान की कृपा है, राधा रानी की मेरे ऊपर कृपा है। इस तरीके से मेरा तो एक ही कि आने वाले समय में ये स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे समाज में। और जो जिस तरीके से अगर अच्छा स्वास्थ्य होगा तो आदमी थोड़ा अपने काम में जो भी काम कर रहा है उसमें तल्लीनता के साथ सही तरीके से काम करेगा। और बाकी सबको मेरे को समय दिया इसके लिए जय जय श्री राधे। आप, मेरा तो एक ही मिशन है, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपको जब हम देखते हैं तो मेरे जो ये एक बौद्धिक क्रांति की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो एक बहुआयामी चीज है। बहुआयामी जिसमें कई पक्ष हैं, आपका कल्चर भी है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो आज के युवा अगर एक ही दिशा में आगे चलेंगे तो कहीं ना कहीं समाज में फिर आगे चल करके ये वे डिफेक्ट्स आते हैं। जैसे हमारी बॉडी एक ही साइड में अगर बढ़ने लगे, हम एक ही काम ज्यादा करने लगे, एक जैसा ही खाना ज्यादा खाने लगे, तो ये सारे पक्ष बहुत जरूरी हैं। और पिछले 15 वर्ष में ये देखा जा रहा है कि अभी तो खैर उभार पे हैं हम, तो मैं इस सदन पे ये चीजें रखना चाहता हूँ कि पिछले इन 15 साल में यानी मूवमेंट के बाद जो समाज बना है तो वो कहाँ तक पहुंचा है और अभी क्या करना है, कौन सी चुनौतियां आ रही हैं, इन पे भी हम थोड़ा सा विचार विमर्श करें। और एक वर्ग के रूप में देखें तो एमबीसी वर्ग जो नया बना है, पहले इसकी कॉन्सेप्ट ही नहीं थी, आंदोलन से बना है ये मोस्ट बैकवर्ड जो भी अपना जो बना है। ये वर्ग की जो कॉन्सेप्ट है, इस वर्ग के राइट्स कहाँ हैं, इसमें और जो डेप्थ आनी चाहिए, गहराई आनी चाहिए, इसके पीछे की जो फिलॉसफी है वो अभी हम नहीं बना पाए हैं। तो हम सबको मिलकर के ये चीज भी सोचनी होगी ऐसे पे। वुमेन एम्पावरमेंट की हमने बात की है, तो इसी बात को थोड़ा मैं और आगे बढ़ाता हूँ। इन सभी को 5-7 पॉइंट मैंने डाले थे ग्रुप में, आप सबने सुना होगा। कोई भी साथी। एक मिनट, यस सर। एक मिनट, एक मिनट। चूंकि आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर देते हैं तो मैंने बीच में ही इंटरप्ट करना ठीक रहा। इंजीनियर मुरारी जी, ओल्ड कल्चर मॉडर्न सॉल्यूशंस के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। आप राज्य की सेवा में हैं, लेकिन एक घर में एक काऊ के लिए सब्सिडी मिल जाए, गौशाला के लिए नहीं, इस कंसेप्ट को इन्होंने राज्य सरकार तक पहुंचाया है। गौपालक तो गुजर थे ना, तो गौपालक को सब्सिडी दीजिए, गौपालक का कल्याण हो जाएगा। आज बैल बड़द ऐसे ही घूम रहे हैं। दूसरा, ये डांग में खेती करते हैं, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, और वहां मासलपुर जैसी जगह पर रीको के प्लॉट में पहला प्लॉट लेने वाले उद्योगपति हैं, जबकि वहां के गुजरों का है पूरा एरिया और एक भी प्लॉट और किसी का नहीं था। सोच बड़ी है। तीसरा, आने वाले टाइम पे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार आएंगी, इसलिए इलेक्ट्रिक कार का आइडिया एलन मस्क ने 10 साल पहले दे दिया था। इलेक्ट्रिक कार में बैटरी और ईंधन का आइडिया मुरारी जी ने 5 साल पहले दे दिया था। आइडिया हमारे लोगों के पास हैं, लेकिन को सपोर्ट करने वाले लोग, फाइनेंसर है ना, जो जो इन्वेस्टर्स हैं। हमारे धनपति भी ऐसे हैं कि किसी और का ही लूट खाएं, कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते, किसी संस्था में नहीं कर सकते। तो जो चीज आप पूछ रहे थे कि हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं क्या, ये हैं श्रीमान जी, अपने आप में एक सॉल्यूशन है। गीत गाते गाते बड़ी गंभीर बात कर देते हैं। आप अगले वक्ताओं को बुलाइए कि इस एमबीसी वर्ग के चैलेंजेस क्या क्या हैं। कैरी ऑन। तो मैं प्रोफेसर हमारे बीच में भी जुड़े थे। हाँ, चलो मेवाराम जी कवि हैं और अभी इन पिछले वर्ष इन्होंने एक प्राइज पुरस्कार, राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है। मेवाराम जी सुन पा रहे हैं? और हाँ सर, सुन रहा यस हूँ। सर, आप जो हैं उदयपुर में ये जो
राजस्थान स्टेट की बुक्स वगैरह लिखते हैं, इनमें भी आपको शामिल किया है। बड़े प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं। मेवाराम जी, अपने विचार रखिए। जी सर, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ जगराम जी को कि आपने अच्छे अच्छे वक्ताओं को इस एक मंच पर जोड़ा है और एक अच्छे विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अच्छा कुछ निकल के आ रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अभी मैं जुड़ा हुआ था और मेरे से पहले जिन लोगों ने बात की है उनको सुन रहा था। काफी कुछ चीजें हैं जो निकल के आती हैं इन चीजों से, और मैं तो समझता हूँ कि समय समय पर इस प्रकार के काम होने चाहिए। मैं कुछ बात ऐड करना चाह रहा था, बीच में मेरे विचार आया था, लेकिन चूंकि मैं एक प्रतिभागी के रूप में जुड़ा हुआ ही था। हायर एजुकेशन की जहां बात करते हैं, उससे पहले चूंकि मैं स्कूली एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो हम लोगों को स्कूली एजुकेशन पे भी पहले काम करना होगा ताकि हमारे बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ बढ़े। और उसमें जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे समाज के सामने आती है, हमारे बच्चों के सामने आती है, वो ये होती है कि आफ्टर 10th और 12th के बाद उन बच्चों को सबसे बड़ी चुनौती होती है सब्जेक्ट चयन करने की। उन्हें ये पता नहीं होता है कि 12वीं के बाद क्या करना है, कहाँ एडमिशन लेना होता है, कौन से सब्जेक्ट बदलने हुए हैं, कौन से विषय ठीक रहेगा। तो इन जानकारियों के अभाव में भी बच्चे पीछे रह जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि 12वीं के बाद में केवल ग्रेजुएशन ही करना है या फिर उसके अलावा कोई दूसरे डिप्लोमा हैं, डिग्रीज हैं, या किसी दूसरे संस्था से कोई ऐसी स्किल डेवलपमेंट की कोई चीज करनी है, तो इनके बारे में खासकर से ग्रामीण बच्चों को पता नहीं है। अगर ये जानकारी हमारे बच्चों तक पहुंचे तो मैं मानता हूं कि बहुत सारे बच्चों में स्किल्स हैं, वो अपनी प्रतिभा को निखार करके लेके आए। लेकिन वो जानकारी का अभाव। पिछले वर्ष मैं एक उसमें था, और एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में मुझे भी बुलाया गया था। मैंने उन बच्चों से पूछा कि आपने सीयूईटी का एग्जाम कितने बच्चों ने दिया है अभी। तो आप यकीन करेंगे सर, सिर्फ एक बच्चे का हाथ खड़ा हुआ उसको, जिसने फॉर्म भरा था। बाकी उन बच्चों को ये पता नहीं है कि सीयूईटी का एग्जाम क्या होता है, किस तरह से देता है, कब दिया जाता है, कौन दे सकता है। तो ये जो जानकारियां हमारे बच्चों के पास अभी तक नहीं है, उस पे हमें बहुत सा काम करना होगा, क्योंकि इसके पीछे जब हम काम करेंगे, और ये सारी जिम्मेदारी जो हमारे समाज के बौद्धिक वर्ग है उसके कंधों के ऊपर है। हम लोगों को ही ये चीजें बच्चों तक पहुंचानी पड़ेगी ताकि अपना जो समाज है वो और आगे तक रहे। आज का जो मौका है, कर्नल साहब की आज पुण्यतिथि है, हम सादर नमन है। यहाँ एक और चीज मैं सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हमने पुण्यतिथि को मनाया है, ये केवल एक पुण्यतिथि नहीं है। इस विचार को हमें एक शाश्वत बनाना है, और एक जिस तरह से हम जयंतियां मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, ये भी हमारे बच्चों को बताना होगा। कर्नल साहब ने समाज के लिए क्या किया है, ये भी बातें समाज के जो नए युवा पीढ़ी है को पता नहीं होगी। उनको संघर्ष के बताना होगा। और जब बच्चों को संघर्ष का पता चलेगा तो शायद मैं समझता हूँ कि वो खुद भी उस संघर्ष से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो पाएंगे, उसकी वैल्यू समझ पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें आवश्यकता है। ये बात भी सही है कि अभी जैसे अंजू जी कह रही थी शुरुआत में, महिला सशक्तिकरण के लिए भी और दूसरी चीजों के लिए भी हमारा समाज बदल रहा है। रूढ़ियां हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी, हर फील्ड के अंदर कुछ कुछ लोग हमारे दिखाई देने लगे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी जरूरतें ऐसी हैं जिन्हें हमें करना होगा, क्योंकि हम अनुपात के हिसाब से देखें तो समाज अभी भी हमारा बहुत पीछे है। तो इस सारी चीजों को लेकर के हमें काम करना होगा, और हमारे जो बौद्धिक वर्ग है, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर, उनके कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं। तो हम सब लोगों को मिलकर के एक सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में ये काम करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जगराम जी, आपने समय दिया मुझे उसके लिए, और सभी वक्ताओं को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।
सर मेरे प्रेरणा स्रोत तो यहाँ है डॉक्टर रूप सिंह जी, और दो चार जुड़ नहीं पाए किन्हीं कारणों से, और इन्हीं के दिशा निर्देश में ये सब काम हो रहा है, तो ये सब अपना सहयोग है। और सर आप जी कुछ ऐड जी, करना मैं एक इनपुट चाहेंगे? देना चाह रहा था, मैं ऐड करना चाह रहा था मेवराम जी। आप जहां पर हैं उदयपुर में, नहीं, मैं अभी उदयपुर, जयपुर में हूँ। मैं अभी जयपुर में चंदबाजी स्कूल में लेक्चरर की पोस्ट पर हूँ, और उदयपुर में SIRT में मैं हूँ, वहाँ टेक्स्ट बुक पे और सिलेबस पे और SCF में मैंने काम किया है। मेरा इतना सा आग्रह है कि उदयपुर भूमि गुर्जरों के लिए पन्नाधाय माता की भूमि होने के कारण बहुत आदरणीय है। समय के साथ ऐसी कुर्बानी को झुटलाया जा रहा है, किसी और समाज की बताया जा रहा है। एक तो इस बात पे ध्यान देना। कैरियर काउंसलिंग की बात आपने इतनी बेहतर की है कि आगे की सेमिनार्स में हम चाहेंगे कि हमारे वक्ता रेडीमेड पेपर भी लेके आए, अपना यूट्यूब पे लिंक भी लेके आए, ताकि हमारे संयोजक महोदय को इसकी एक फौज है हमारे समाज में, 10वीं 12वीं पास फेल की, या जिनको कैरियर का ही पता नहीं है कहाँ जाएं, 36,000 प्रकार के। सच में योगा और संस्कृत वाले तो भाड़े पे भी नहीं मिल रहे हैं, कहीं बन पाएंगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगा। इसलिए कैरियर काउंसलिंग थ्रू एकेडमिशियन ग्रुप्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट। मैं पुनः भुवनेश्वर की कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का एग्जाम्पल दूंगा। उन्होंने, आदिवासी समाज ने खुद ने, उनमें से एक भाई पैदा हो गया, यूनिवर्सिटी की स्थापना की, और यही काम किया जो आप अभी सजेस्ट कर रहे हैं। अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को गांवों से निकाला, उस यूनिवर्सिटी में रखा, पेड़ के नीचे रखा, छत के नीचे भी नहीं था। ऐसे प्रयोग हमारे कहीं तो सोचे जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जैसे। थैंक यू मेवाराम जी। सर धन्यवाद। रूप सिंह जी, एक बात मैं भी ऐड कर दूं। अभी आपने पन्नाधाय जी की जो बात कही है, तो मैं सभी साथियों को भी बता दूं, इस वर्ष का जो नया पाठ्यक्रम तैयार किया है, पाठ्य पुस्तकें जो तैयार हो रही हैं, अभी लगभग अंतिम चरण में हैं, उनमें पन्नाधाय को एक अच्छे तरीके से एक पाठ में रखा है, और उसका जो बलिदान है वो बच्चों तक पहुंचाने का बहुत अच्छा काम हम लोगों ने इस पे बहुत अच्छा काम किया है पन्नाधाय पे। हालांकि और बहुत सारी चीजों पे काम किया है, लेकिन पन्नाधाय की जब जब बात चली तो मैं बता दूं, पन्नाधाय पे किया गया है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मेरी कई बार एक तकलीफ हो जाती है, जितने भी बौद्धिक लोग हैं, कई बार माता पन्नाधाय के आगे या पीछे गुर्जर नाम इंट्रोड्यूस करवाने को हटा देते हैं। इससे हमें अंदर अपने इस महान बलिदान की जो वैल्यू खत्म हो जाती है, हमारी बच्चियों की खत्म हो जाती है। अगर आप उसमें कहीं ये देख पाए कि ये लिखा गया है क्या कि वो गुर्जर कुल से थी, गुर्जर वंश से थी, बहुत अच्छी सूचना है। नहीं है तो आगे प्रयास करेंगे। यस सर, बिल्कुल ये है। और जैसा कि अब देख रहे हैं, ये सारे विवाद जो अभी कुछ ही वर्षों में, पिछले 10 वर्ष 15 वर्ष में ये उभर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी चेतना के साथ साथ में ये आकार ले रहे हैं। तो इनकी तरफ हमें ध्यान देना ही होगा। हमारे इतिहास से जुड़े हुए विद्वान साथी हैं, वो भी ध्यान दें। इस तरह का अवसर मिला है मेवाराम जी, निश्चित रूप से आपने अगर याद हो, ध्यान हो, तो देखो उसमें आपने ये जोड़ा है गुजर शब्द या नहीं, वस्तु वास्तविक ही है, या फिर उसको भी धीरे धीरे पहले गुजर शब्द हटाया जाएगा, फिर धीरे धीरे उसको केवल पन्नाधाय शब्द रखा जाएगा, और फिर उसकी जाति बदल दी जाएगी। ये चीजें हमारी जिम्मेदारी बनती है बिल्कुल। अब मैं यह इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ आपको कि ये पिछले दिनों मैंने इस पे काम किया था, अपने बगड़ाउत लोक साहित्य पर। लेकिन मेरी तो PhD पूरी नहीं हो पाई थी, उससे पहले ही मैंने एक अदर कास्ट के एक वमन कैंडिडेट से मैंने ये पूरा उन कल्चरल और सोशल इस एस्पेक्ट पे काम करवाया था।
तो इस तरीके से हमें दूसरे समाजों के स्कॉलर्स को भी अपने साथ जोड़ करके काम करना होगा। हमारे बीच में उपस्थित हैं जगराम जी, डॉक्टर मैं रीना कहना जी। चाहता हूँ कि यस सर। 1 मिनट में लेना चाहता हूँ कि शैलेंद्र शर्मा जी है विक्रम विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर, और एक प्रभुलाल चौधरी है गुजरी, तो उन्होंने काफी काम किया बगड़ावत भारत के ऊपर। अगर वहाँ की वेबसाइट भी आप देखेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। एक लड़की अरुणा गुजर, उसने भी बगड़ावत के ऊपर काम किया है। और ये सारी चीजें हैं। और आपने जो बीच में एक लाइन छूट गई, 1 मिनट लेना चाहूंगा मैं आपका, कि एमबीसी वर्ग, जब तक आप मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं बनाएंगे तब तक आपका जो ये वर्ग है बिल्कुल इसको खत्म करने का ही प्रयास किया जा रहा है, चाहे नीचे के स्तर पर चाहे ऊपर के स्तर पर। हम बार बार, मैंने आपको 2 साल पहले भी लिखा था इसमें कि एमबीसी वर्ग को जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस आने के बाद और ओबीसी से एक तरफ कर दिया गया। नौकरियां आती है या विज्ञप्ति आती है तो ये हमारे साथ एक छल सा हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जयपुर के आसपास के लोग हैं वो बैठे, और अगर इस तरह का आपके नोटिस में आए या कोई आपको बताए तो उसका एक रिटर्न आप जरूर प्रूफ संबंधित विभाग को या कार्मिक विभाग को जरूर भेजें, अपना विरोध दर्ज जरूर करवाएं। ये प्रयास भी अगर हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई हिम्मत नहीं किसी अधिकारी की कि वो इसमें कोई गलती करेगा, जरूर सुधारेगा। अगर ऐसा भी होता है तो हमें एक वकीलों का पैनल भी हमारे यहाँ है हाई कोर्ट में, मेरे भी परिचय थे बहुत सारे, क्योंकि मेरे साले जी भी वहाँ वकील रहे। और तो मैं बता दूंगा, अगर हमको उसको फीस देनी हो तो भले ही चाहे आप जितना भी कंट्रीब्यूटरी आप लेंगे वो फीस भी हम देंगे और उसको उस जगह लगाएंगे भी। अपना पक्ष मजबूती से रिटर्न में और लीगली रखना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तब तक इस तरह की हमारे साथ चीटिंग होती रहेगी और इसमें हम पीछते चले जाएंगे। तो दोनों जगह हमें ये भी कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एक अपडेट करूं जगराम जी और डॉक्टर फूल सिंह जी इस विषय पे। हमारा नाम मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी है, लेकिन हम लीस्ट फेवर्ड कम्युनिटी हैं। हमारा नाम मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी है, पर हमें मोस्ट बैकवर्ड के एडवांटेजेस नहीं है। वर्टिकल और फौजियों का रिजर्वेशन भी हमारे इसी में ऐड कर दिया गया है। हमें जनरल कास्ट और ओबीसी के सारे एडवांटेजेस से मरहूम करके केवल 5% में सीमित कर दिया गया है। हमारा एक रोस्टर है जो 94 नंबर पे है, मानी जब तक 94 भर्ती हो जाएंगी तब। आप ठीक कह रहे थे कि ये समाप्त करने की साजिश जैसा ही है, और अगर समाज सांगठनिक रूप से इस पर पैरवी नहीं करता तो ये लंबित है अभी सुप्रीम कोर्ट में। हमारी हालत सस्पेंडेड एनिमेशन जैसी है। समाज की एकता, एक रूपता और विद्वानों का, वकीलों का इकट्ठ होना इसके लिए बहुत आवश्यक है। मुझे मालूम है हमारी संख्या तो ज्यादा है, पर जब ये 1500 नौकरियों का हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे तो हमारी तरफ से केवल एक और 2 वकील थे और विरोधी पक्ष की तरफ से वकीलों की फौज थी। चिलमैया उस समय चीफ जस्टिस थे, फाइल उठा के फेंक। तो विद्वान जो भी अब सुने या इसको बाद में सुने, हमें बौद्धिक लोगों के समय की और उनकी बौद्धिक सुझावों की और ड्राफ्टेड लेटर्स की जरूरत है। मतलब जो बिल्कुल बिंदुवार हमारी चीजों को रख सकें। आप खूब जानते हैं 2017 और 2019 के बीच में जी पार्थसारथी नाम के एक व्यक्ति ने एक रिट लगाई थी। 3 साल तक हमें 5% रिजर्वेशन नहीं मिला था, और 2 साल बाद पता चला कि इस नाम का कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है। ये छलावा तो कल परसों का है। तो जगराम जी अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम सब एक टीम मिला के कुछ और लोगों को जगाना पड़ेगा। हमें कम से कम 200 लोग तो ऐसे चाहिए पूरे राजस्थान में जो एक रूप होके, एक मत होके बूथ बूथ इकट्ठा करेंगे तो हम जरूर कुछ परिणाम दे पाएंगे। आज ये मीटिंग रिकॉर्ड पे भी जा रही है, तो मीटिंग ओवर होने के बाद भी बहुत लोगों तक बात पहुंचेगी। इसलिए पूरन जी, जगराम जी, आप इस अलग को जगाते रहिए। यस सर, बिल्कुल ये अभियान जारी रहेगा। तो हमारे बीच में है डॉक्टर रीना जी। डॉक्टर रीना जी प्लीज वीडियो ऑन करें और
हम आपको सुनना चाहेंगे। एक्चुअली नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार। मैं थोड़ा पहले ये बीच में बोल दूं सर, मैडम जी इतने क्रिएटिव है कि मैं तो सबसे ज्यादा इनकी जो वो एक कॉन्सेप्ट दी इन्होंने, संवाद, तो मैं तो सोच रहा हूँ उस पर पूरी एक बुक लिख दूं। ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि सर आप चैनल देखते हैं कि नहीं, एपिसोड्स देखते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल देखता हूँ। एपिसोड्स के थ्रू कैरियर काउंसलिंग करने की किताब कोशिश लिखने कर की रही हूँ। जरूरत नहीं पड़ती। चलिए सर, एक्चुअली मैंने तो ज्वाइन इसलिए किया, संवाद पे आपने डाला था लिंक, तो मैंने कहा थोड़ा सा राजस्थान में क्या कर रहे हैं गुजर, थोड़ा सा अपनी नॉलेज बढ़ाई जाए। और फिर जो आपकी लिस्ट थी वक्ताओं की, तो दे वर सो इम्प्रेसिव। मैंने कहा सर भी होंगे, डॉक्टर रूप सिंह सर, सबको प्रणाम कर लिया जाए अपने सीनियर्स को जाके जरा। मैम नहीं आई क्या? सुनीता बैसला मैम नहीं है मीटिंग में क्या? वो क्या गांव में है तो उनके नेटवर्क इश्यू आ अच्छा रहा है, यही आज समस्या ही अच्छा आ अच्छा, रही है। आज छुट्टी का दिन है ओके ओके, चलिए और कोई बात राणा नहीं। सर के भी यही है प्रॉब्लम, और कुछ नवरात्रा में है, इस वजह से ये इश्यू आ गया। हाँ सर, नवरात्र तो चल रहे हैं। नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, और वी आर रियली इम्प्रेस्ड ना। पहले तो श्रद्धांजलि देते हैं हम लोग कर्नल बैसला को, जिनके उसमें आपने आज ये मीटिंग रखी है। उन्होंने सच में बहुत अच्छे तरीके से जोड़ा है गुजरों को राजस्थान में, और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। और मैं सुन रही थी आप लोगों का, तो कुछ कहूँ सर मैं? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, वेलकम। सर एक्चुअली मैं काफी दिनों से ये देखती हूँ, जहां विचार विमर्श करते हैं तो हम इतिहास को बार बार लेके आते हैं। पर सर, जो मैंने एनालाइज किया है विद इन दीज 2.5 years, क्योंकि मैं 2-2.5 साल से ही ज्यादा एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, तो मैंने सर ये देखा है कि क्यों ना हम लोग अपने सशक्तिकरण पे ज्यादा काम करें। क्योंकि जब तक हम सशक्त होके रिप्रेजेंट नहीं करेंगे ना, हमारा इतिहास कोई नहीं सुनेगा, और हमें ऐसा लगेगा कि हम भिखारी हैं। भीख मांगने से काम चलेगा नहीं सर, हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, स्टैब्लिश होना पड़ेगा। इतिहास फिर कहते हैं ना, जब सत्ता अपनी होती है तो फिर इतिहास भी रिराइट होता है। आजकल तो ट्रेंड ऐसा चल गया है। तो जो लोग काम कर रहे हैं वो इतिहास पे काम करते रहे, लेकिन वही है कि शिक्षा, और मुझे ऐसा लगता है महिलाओं को और आगे लाने की जरूरत है सर। सर मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल दूं, मैं भी एक गुजर ट्रेडिशनल फैमिली से हूँ। जब आई थी तब मुझे एक बहू वाली फीलिंग आती थी, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी सी, लेकिन अब जब मिलती हूँ तो बहुत आशीर्वाद भी मिलता है बहुत लोगों का। आप जैसे अच्छे लोग मिलते हैं, इतनी अच्छी नेटवर्किंग होती है। मैम इज हियर, नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? आई एम फाइन। तो बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाएं और आएंगी ना सर आगे, तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आप मजबूती से महिलाओं को आगे लाइए, तो सीन बदलेगा सर, और बदल रहा है। मैं ये देख रही हूँ महोत्सव के बाद से बहुत औरतें आगे आ रही हैं। चाहे हम उसको लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज बिगेस्ट इन एनी इवेंट, और महिलाएं काफी आगे आई हैं। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं की शिक्षा पे और उन्हें आगे लाने पे काम किया जाए। और करियर काउंसलिंग में मैं जो आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, मेरी वीडियोस ज्यादातर डिफरेंट डिफरेंट करियर्स पे ही होती हैं। अभी लेटेस्ट मैंने बनाई है नेशनल रिसर्च ऑन इक्वाइन रिसर्च सेंटर पे, तो ये सब चीजें हम शेयर कर सकते हैं। और मेरी आप लोग को कोई हेल्प चाहिए तो माय बेस्ट। थैंक यू सो जी मच। जी जी जी। तो जगराम जी, किताब कब लिख रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं ले रहा हूँ ये टिप्स, दीदी ने मैडम, बहुत सारे। इस वर्ल्ड को दूसरे वर्ल्ड से जोड़ने की एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, बहुत बड़ी। वो कहते हैं ना, एक यू टर्न है। ज्यादातर यहाँ से लेके और 3-4 तरह की हिस्ट्री अभी हुई है लोगों की। मैडम के हस्बैंड खुद एक बिल्डर हैं। बहुत सारे व्यापारी ने गुजर महोत्सव में मिलाया, विदेश से भी वहां डेलीगेट आए। और एक बात जो इन्होंने कही है, एम्पावरमेंट की। अब हमारे लोग विदेशों में भी एयरलाइंस के मालिक हैं, बड़े बड़े बिजनेस रन कर रहे हैं। राजस्थान के लोग जाके और बेंगलोर में अपना एम्पायर खड़े कर रहे हैं। लेकिन ये सब ट्रेडिशनल एजुकेशन वाले नहीं थे, बीए, बीकॉम, एमबीबीएस, बीएड।
तो ये जो इन्होंने एक्वायर्ड रिसर्च और अलग अलग कैरियर्स की जानकारी दी है, मुझे रीना मैम ने पहले भी कहा था राजस्थान वाले लोग कभी बुलाएंगे, ऐसा आयोजन करेंगे एकेडमिशियंस वाले, तो ये सहर्ष अपना समय देंगी और हमें जरूर मॉडर्न नजर रखनी चाहिए। जैसे अंजू मैडम ने भी कहा था ना पहले, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, नासा में भी हमारे रीना जी के परिवार से और रघुवर खानदान से एक व्यक्ति रहे साइंटिस्ट। ऐसे लोगों के नाम उच्चारित करेंगे तो हमारे बच्चों को कैरियर काउंसलिंग अपने आप याद आ जाएगी। कर्नल साहब एक डायलॉग देते कि बहनों और बेटियों मेरा साथ दो, तब लोग उनका मजाक उड़ाते थे। तब लोग क्या देख के आते हैं, आज ये सच्चाई है। आपके देखते देखते गुजरों की बेटियां पायलट भी बन रही हैं, और खुद सुनीता जी भी तो अपने इतने बड़े पद पर बैठी हैं। और कितने ही हमारे जो हायर अफसर हैं अभी थोड़ा संकोच करते हैं, रीना बहन की तरह अगर सब लोग आने लगे, अगर हमारी 10 महिलाओं का पैनल, तो हम तो डेडिकेटली चुपचाप सुनते रहेंगे और इनकी वाइफ के वहां। अंजुमन, कैरी ऑन करें। रीना जी को भी जोड़ना आप अपने उस ग्रुप में। और ओके, इस बार अपन ठीक जो है। मई या जून में रखेंगे, हम्म, उसका जल्दी उसका वो बनाते हैं शेड्यूल। आप इनका कांटेक्ट ना। हाँ, मैं भेज दूंगा, बिल्कुल। और जगराम जी, ये तो रीना जी का तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसको हम अपनी महिलाओं को जोड़ने के या एजुकेशन में आगे लड़कियों का परसेंटेज बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ये तो आजकल इस मीडिया से अलावा तो और कोई चीज है ही नहीं। राइट। तो इसको हमें मतलब इसमें कुछ इस तरह के हमें प्रोग्राम रखने चाहिए कोई ना कोई, जिससे कि हम लड़कियों को और एजुकेशन के प्रति उनके रुझान को और बेसिकली साइंसेस की तरफ ले जाने के लिए, उसके लिए हम कुछ कर इनका सकें। अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है मैम, इनको मीडिया वाले मत समझना। हाँ, नहीं नहीं, मीडिया वाले नहीं है, लेकिन ये जो संवाद वाला वो कर रही हैं, ये बहुत अच्छा काम है। मतलब उस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट तो फिर तो हम इंस्टीट्यूट में भेज ही देंगे, तो ये बच्चियों संवाद को। वाली बात है मैम। मैं भी अपनी एक बात रख दूं बीच में, हाँ, कि हमारा जो सोसाइटी था 2007 से पहले, वो इतना बिखरा हुआ था, एक संवादहीनता की स्थिति थी। अब वो जी जी। फिजिकल मूवमेंट हुआ, हिंसक घटनाएं हुई, भाग दौड़ हुई, बहुत सारे क्षति हुई, हमें, हमने जो है बहुत सारे संसाधन खोए हैं, बहुत सारी चीजें थी। वो जी पहली क्रांति थी। उसने एक संवाद बनाया। तो जैसे कि मैम बोल रहे कि राजस्थान बहुत किया, मैं कह रहा हूं कि गुर्जर समाज को एक कर दिया, पूरे इंडिया लेवल पे नहीं बल्कि वर्ल्ड में इसकी हलचल पहुंची। जी जी जी। तो उस एस्पेक्ट से एक चर्चा होनी चाहिए कि ये संवाद केवल राजस्थान लेवल तक नहीं, या केवल कुछ सीमित बुद्धिजीवियों तक नहीं रहे, बल्कि कैसे एक कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है और वातावरण बदल जाता है पूरे देश का, वो संवाद कैसे हो रहा जी है। जी जी। तो ये हमारे समाज में ये संवाद कैसे हो, इस चीज पे काम करने की जरूरत है। कैसे माइंडसेट बदल जाता है रातों रात, और लोग कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमारे बुद्धिजीवी इस पे भी काम करें। हमें संवाद कौशल की भी जरूरत पड़ेगी अब, कि हमारा थिंक टैंक इस तरीके का काम करे कि एक संदेश वो कैसे दे रहा है, क्या दे रहा है, उसका क्या इफेक्ट होना चाहिए। तो उस लेवल पे हमें रिसर्च करने की जरूरत है। बल्कि इस फील्ड में तो बहुत सारा अपार संभावनाएं, कोई कैरियर भी बनाना चाहे तो बड़ी बात है, और वो सोसाइटी में भी योगदान दे सकता है। तो जब हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो ये छोटे छोटे जो समितियां बन रही हैं, कहीं पे कोई फाउंडेशन बन रहे हैं, हॉस्टल्स बन रहे हैं, ये कम्युनिकेशन बढ़ा रहे हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। और किसी भी समाज में ये जो मोमेंटम होता है, ये जो इस तरह की भागदौड़ होती है, तो उससे ये परिवर्तन गति पकड़ता है। तो जैसे आज हम 34-35 लोग हैं, नेक्स्ट टाइम मैं मानता हूं कि थोड़ा और संख्या ज्यादा हो सकती है।
फिजिकली जुड़ेंगे तो हम आपको लगभग 100 क्रॉस करेंगे। तो वो चीजें हैं जो अ, बौद्धिक क्रांति की शुरुआत है, हमें बहुत आगे तक जाना पड़ेगा। तो थॉट्स डेवलप करने की जरूरत है, इस पे हमें काम कैसे करेंगे, इस पे भी हमें विचार करना है। तो कोई और साथी अपना आप सही कह रहे हैं। जगराम जी, आपने आपने बहुत ही ऐसी बात कही है जो बहुत महत्वपूर्ण है इस जंक्शन पर। अभी पूर्व गृह मंत्री गुजरात आए थे जयपुर में, उससे पहले हम 3 मीटिंग कर चुके हैं। एक राष्ट्रीय गुर्जर समन्वय समिति बनाई है, उसका पर्पस ये था कि अलग अलग टहनियां डालियां मिलके वट वृक्ष तो बन सकती है ना, जिसमें एकेडमिक, साइंटिस्ट, महिलाएं, वर्कर, मजदूर सबका एक बना सकती हैं। इस सब के लिए लीडर्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग की जरूरत है। और वो जो 500 करोड़ का उन्होंने सरदार धाम गुजरात में बनाया है, वो मालूम है क्या करते हैं? एक दिन की मीटिंग करते हैं, पर पहले 3 घंटे सरदार जी की मूर्ति के पास बैठ के मैंने पूछा, इस विधि से आपको क्या फायदा हुआ? उन्होंने कहा, इस विधि से हमें समाधान निकले। ऐसा ही एक प्रयोग हमारे कुरुक्षेत्र में भी है। गुर्जर धर्मशाला चलती है, 4000 लोग भोजन करते हैं और 400 बच्चे वहां रहते हैं। आपके टोंक में भी हिम्मत कर रहे हैं। हमें अच्छे एग्जाम्पल्स को ही हीरो बनाना पड़ेगा। यस, हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ, मेरी आवाज कट गई थी क्या? एम आई ऑडिबल? यस सर, बिल्कुल जारी रखें तो प्लीज। मैं ये कह रहा था, सरदार धाम और कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ गुर्जर भवन और जम्मू का गुर्जर स्कूल, ऐसी 4-5 संस्थाएं हैं, राजस्थान की भी 2-3। यहाँ पर हमारे एकेडमिक ग्रुप वैसे ही एजुकेशन ट्यूर करें जैसे सरकारी संस्थाएं करती है ना। सीइंग इज बिलीविंग। हमें ये लीडर्स तो जाएंगे तो एक तरह से सामाजिक वाहक हो जाएंगे। एक साथ चलने की थोड़ी परंपरा, ओवरनाइट तो ये चीज नहीं हो सकता, पर जिस तरह की यात्रा पर आप लोग निकले हैं, मुझे लगता है ये संभव तो है, फ्यूचर में संभव है। जी धन्यवाद। यस सर। आप जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जगराम जी। जो रीना जी ने कही थी बहुत अच्छी बात। जो जो सब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें एक पार्ट ये बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम एजुकेटेड महिलाओं का एक समूह बना करके उसको हम किस तरह से आगे लेकर के आए। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी आप देखिए कि आज की मीटिंग में परसेंटेज कितनी है अपनी, तो वो परसेंटेज बढ़नी चाहिए, उसकी तरफ हम प्रयास करें। एक नारी सब पे भारी, चिंता नहीं। नहीं, जैसे मैं 40-50 फोन कर देता हूँ तब तो जुड़ जाते हैं, ये इस बार मैंने फोन नहीं किया। तो ये लगता है ये कमी मेरी रही है, क्योंकि फोन करने से सामने वाला ये समझता है कि जुड़ना ही सज्जन पड़ेगा। मैडम को भी मैं मिस कर रही हूँ। हाँ, सज्जन सज्जन मैम को मैडम मैंने और कॉल नहीं किया। सुनीता जी और ये हाँ, सब। इस बार मैंने एक चीज और है कि मैंने कुछ एक वक्ताओं से बात की और मैंने लिस्ट बना दी। इससे भी एक वो फर्क पड़ता है, बोलना सभी चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि अपने हरियाणा के एक्स डीजीपी सर है, एक्चुअल में उनको बोला था, पर उनका केपी सिंह जी बात हुई थी, तो उनका अ, कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, इस वजह से वो नहीं आ पाए। वो भी जुड़ने वाले थे, तो संयोग ऐसा बैठा, नहीं तो काफी सारे लोग जुड़ जाते। पिछली बार बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था, संयोग हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। कोई बात तो नहीं। इस आप बार ज्यादा बेहतर होगा, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल प्रयास जारी रखेंगे। आपको हजारों में कभी नहीं मिलेंगे, आपको हजारों में कभी नहीं मिलेंगे। जिस दिन 100 हो जाए उस दिन लड्डू बांट देना। आइडिया हमेशा 1, 2, 5 से ही शुरू होते हैं। राइट जी सर। और ये कोई डोंट थिंक भाषण अबाउट प्रतियोगिता, नंबर्स। और ये भाषण प्रतियोगिता नहीं है। ऐसे रखना कि एक आदमी को ही भले 1 घंटे देना ताकि पूरा कंसेप्ट सुनने में आ जी जाए। जी जी राइट। बिल्कुल। ऐसी आदत डालना संवाद की तरह कि हम आज एक ही वक्ता को सुनाएंगे। आप इस बार फिजिक्स के बारे में सुनिए, इस बार आप कम्युनिकेशन के बारे में सुनिए। बिल्कुल इस समाज को सुनने की आदत डाल, इस गिल्ट में मत आइए कि मैं सबको मौका
बोलने का। हम लोगों ने 15 साल वेस्ट किए हैं सबको सुन सुन के। जो भरे बर्तन है वो आपको शिकायत ही नहीं करेंगे, भाई बुलवाओ तो ठीक है, ना बुलवाओ तो मत बुलवाओ। हाँ, ये आपने सही आइडिया दिया सर। इस बार ये ऐसा शुरू करेंगे कि एक एक को बुलाए, उनकी पूरी बात हो। ठीक है, और इस पे प्रयास करेंगे। जगराम जी, एक सुझाव देना चाहता हूँ मैं कि हमारे जो पीजी में हमारे समाज के बच्चे और बच्चियां पढ़ रही है, तो इस तरह का एक लेक्चर रखो तो उनको भी जोड़े अपन, ताकि वो भी उस लाइन में आगे बढ़े। तो एक उनका भी सुझाव, बच्चे भी हमारे, क्योंकि हमारा मकसद तो उनको ही मोटिवेट करना है ना। जी तो जैसे मान लो अगली बार है तो मैं भी 10 बच्चों को जोड़ कि भी ये भी सुनिए आप, किसी एक विद्वान का लेक्चर रखेंगे, कम्युनिकेशन पे है, कोई संवाद रखा एजुकेशन पे, एमबीसी पर है, या सोशल चेंजेस पे इशू है, या मॉडर्नाइजेशन है, एजुकेशन है, पॉलिटिकल कल्चर है, किसी भी जिस पे भी आप रखेंगे उसमें उनको जोड़ेंगे तो वो भी हो जाएंगे। और एक दो मध्य प्रदेश के भी है तो उनको भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको या रतलाम, इंदौर, उज्जैन के लोगों को भी इस ग्रुप से जुड़ा के वो भी बनने के। ठीक है तो सर। ये संख्या पे मत जाइए, मैं पहले ही शब्द कहा था, ठीक। संख्यात्मक मत जाइए। जी अभी भी पढ़े लिखे भी सोए हुए हैं, मतलब, तो ये संख्यात्मक देखिए, आप तो प्रयास करते रहिए। बहुत बहुत बधाई आपको, हम जी, सबको मिलाया आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आदरणीय नाथलाल जी सर, प्लीज वीडियो ऑन करें। बहुत ही वरिष्ठ और कानून क्षेत्र में बड़ा सहयोग करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत सारे बच्चों की मदद भी करते हैं। वरिष्ठतम शिक्षाविद। नाथलाल सभी, सर। हाँ सर। हाँ हाँ, सब मेरी ओर से सभी विजिटर और श्रोता और दर्शकों को आज कंडल साहब के पुण्य तिथि पर सभी को नमन, सभी को सादर अभिवादन, अभिनंदन। भाई डॉक्टर जग जो मैं पिछली बार, आज क्या था कि वीर विक्रम सिंह गुजर हॉस्टल में आज मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में आज उनको भी वहां भी दोनों को श्रद्धांजलि भावांजलि दी गई। तो उसमें मैं पहले आपसे जुड़ा था जब मैं वहीं था, इसलिए संवाद स्थापित करने में कठिनाई हो रही थी। तो आपके द्वारा जो ये पहल की शुरुआत की है वो बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही समाज के लिए उपयोगी है। इस प्रकार से आप करते रहें। और डॉक्टर साहब रूप सिंह जी जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, देखिए आपको ये पहले आपको दाना संवाद किस तरीके से स्थापित करते थे और बढ़िया इनको काफी अनुभव है, उसका उपयोग लेते हुए जो डॉक्टर साहब हमको आगे बढ़ना है वो आप बहुत ही अच्छा वो कर रहे हैं। तो मैं तो यूं कहता हूं कि इससे कम से कम एक दो बातें हैं। संवाद होता है, संवाद से एक स्वर्ग की तरह अनुभूति होती है, और विवाद होता है वो नरक की तरह है। तो यहाँ देखिए एक दूसरे का इंटरेक्शन होगा, और अलग अलग फील्ड के जो ज्ञाता हैं, एक्सपर्ट हैं, मान लीजिए एक बार आपने लीगल साइड में ले लिया, एक जुडिशरी में, एक बार आपने दूसरे एग्रीकल्चर में ले लिया, एक साइंस में ले लिया, अलग अलग जो फील्ड है, मान लीजिए फार्मेसी में ले लिया। तो इस हिसाब से जो उनके अनुभव का हमारे युवा साथी हैं, उनको जब भी आप ये करें तो उनमें युवा साथियों को, जो बिगनर है, उनको उससे क्या फायदा मिलेगा, और जो आगे टॉप मोस्ट रिसर्च में आगे जो है उनको क्या फायदा मिलेगा। इस प्रकार से जो एक सम्मिश्रण जो विचार है वो होने चाहिए, ताकि आपको दाना उसकी सार्थकता हर जो वर्ग है, हमारा जो श्रोता वर्ग है, दर्शक वर्ग है, उसको फायदा मिल सके। तो इसके लिए देखिए मैं तो ज्यादा से ज्यादा यही कहना चाहूंगा, विधि के क्षेत्र में डॉक्टर साहब देखिए मेडिकल लाइन में जब आंदोलन होता था तो मेडिकल लाइन में सब कुछ सारी बातें आपको दाना उस समय करते थे। हम लीगल साइड से
जब भी ये आवश्यकता महसूस करते थे तब उस समय हम जो हमारे विचार जो है जानते थे और समाज को उससे फायदा भी मिलता है। मैं तो खास तौर से ये कहना चाहूंगा लॉ के फील्ड में जो कम से कम कल ही आपको बताना है 29 तारीख को नेशनल लेवल के जो एडवोकेट्स है उनकी जो जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बैठक हुई थी। उनमें देख उनका ध्येय यही था कम से कम जो है सो कोई जोड़ लें लेकिन उनके साथ मधुरता से और गहराई से जो विचार विमर्श करें। तो इस प्रकार से आगे उनका भी योजना यही है। और आपने जो जोड़ा तो इसमें तो क्या है देखिए मल्टीमीडिया है, डिजिटल इरा में कई बार टेक्निकल जो समस्याएं आती है जिससे जुड़ नहीं पाते हैं। कई बार मान लीजिए अभी आए आपने फोन किया कोई गेस्ट आके बैठ गया, अब आके बैठ गया तो आपको दाना वो जाम में बैठा हूँ अलग से वहीं आगे तो मेरे को तो आपको दाना दिक्कत हो गई एकदम से, फिर आपको थोड़ा इशारे में मैंने आपको बताया। तो ऐसी बहुत सारी आपको दाना परेशानी आती है लेकिन एक न एक दिन आपको इस प्रकार से आप जोड़ते रहेंगे तो बाहर जरूर आती है। और उससे विचारों को देखिए आपने अच्छे अच्छे वक्ताओं को एक एक जोड़ा, सबको अवसर देते हुए और अच्छे एक बढ़िया शुरुआत है और इस प्रकार से होते रहने चाहिए। और आगे भी कोई आयोजन होगा तो हम तो आपको ना जाने अनजाने पहले भी हमारे तो ये भूमिका रही है कि एक श्रोता के रूप में आपको दाना अब मैं जो है बोलने की बजाय ज्यादातर मेरी भूमिका रहती है श्रोता के रूप में। आजकल मैं भूमिका निभाने लग गया, मैं सुनूंगा और फिर बाद में कोई सारपूर्ण बात रखूंगा। कल भी मैंने जो परसों सम्मेलन हुआ तो मैं भाई हम हमेशा ही बोलते रहते हैं, टीचर है, शिक्षक है, उससे जुड़े हुए अधिवक्ता है तो उससे भी जुड़े हुए हैं, बोलने का कोई सवाल नहीं है। ज्यादातर हमारे शुद्धि जो पाठक और दर्शक है उनके अच्छे विचार, एक अच्छा जो बिगनर है सेकेंडरी जो पढ़ता है बच्चा उससे भी हम सार्थक जो सुझाव उनके ले सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इससे समाज को संबल मिलेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ लॉ में जेंट्स है ना ज्यादातर ऐसी दुराग्रता में रहते हैं। एडवोकेट्स है आज राजस्थान में 2200 और 28 और लगभग करीब 200-250 अभी स्टूडेंट कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी प्राइवेट सरकारी लॉ इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं लेकिन वो फॉलो कम करते हैं, लड़कियां ज्यादा करती है। तो मेरा तो योगदान है व्यक्तिगत यही रहा कि कम से कम 8 या 9 लड़कियां जो लॉ के फील्ड में नेट भी है, पीएचडी भी कर चुकी और कहीं कहीं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको दाना स्थापित भी है। तो आने वाले जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में करीब 33 यूनिवर्सिटी है तो उनमें अगर मान लीजिए तरीके से उनको तैयार होगा तो निश्चित रूप से हमारे भाई डॉक्टर कैलाश जी की तरह पद स्थापित हो सकेगी। इसलिए आपको धारणा है कि उस फील्ड में जो विधि के क्षेत्र में काफी कुछ आपको धारणा लड़कियों के हिसाब से काफी वो हुआ है, प्रगति हुई है, उन्नति मेरे लिए तो आपको धारणा जो जेंट्स ही नहीं कोई सिंगल रहता था डॉक्टर साहब मेडिकल लाइन में, अलग अलग कोई आयुर्वेद अलग अलग फील्ड में है तो उसकी। और अभी मैडम जो अंजू मैडम है और जो वहां से जो उन्होंने अपना विचार रखे वो भी काफी सराहनीय है। इस प्रकार से अलग अलग जो आप है बारी बारी से सब्जेक्ट अपने मान लीजिए सब्जेक्ट के विचार से उनका विचार आज डॉक्टर साहब ने कहा कि एक वक्ता है एक पर्टिकुलर उनसे सुनिए। इंटरएक्टिव प्रोग्राम होता है तो उनमें तो आपको दाना सभी से सुना जाता है। आपने अभी ये सिंपोजियम टाइप जो रखा है तो जो भी किया है आपने बहुत ही अच्छा किया है। इसकी निश्चित रूप से आपके जो प्रयास हैं समाज को लाभकारी सिद्ध होंगे। इससे हमारे जो कम से कम संवाद हमारा संवादहीनता आपने कहा था कि संवादहीनता समाज में पहले जो नहीं थी अब आपको धीरे धीरे इंटरेक्शन हो रहा है और समाज भी थोड़ा आपको दाना जगने लगा है जब जो है तो निश्चित रूप से आप हम प्रबुद्ध और डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके लिए आपको दाना ट्रेनर की जरूरत है। अपने आप में खुद ही जैसे मान लीजिए आप देखते हो शाखा में आरएसएस में ऑटोमेटिक ही आपको दाना वो अपने कार्य के प्रति
समर्पित होते हैं। तो समर्पित भावना जो है और ईमानदारी से आपको दाना अपने कर्तव्य का निष्पादन करना, निष्ठा के साथ कार्य करना, वो एक अलग ही है। और इससे मान लीजिए जो कुछ कर रहे हैं उसका समग्र रूप से जो सभी के प्रयासों से समाज को जरूर निश्चित रूप से आपको दाना गतिशीलता मिलेगी, जिसके कारण समाज आपको दाना प्राणवान होगा और उससे अपने जो आगे की अपनी मंजिल है या कदम है, चरण है, उसमें आपको दाना हम आगे बढ़ सकेंगे। कई बार विसंगतियां काफी कुछ आपको दाना रिजर्वेशन को लेके अनेक जो फेस करनी पड़ती है, न्यायालय में करनी पड़ती है, विचित्र स्थितियां होती है। न्यायपालिका में डॉक्टर साहब ने कहा कि जिसका नाम ही नहीं था उसने भी आपको दाना रिट याचिका कर दी। इसीलिए तो डॉक्टर साहब अभी नया कंसेप्ट है जो PIL जो भी कोई दाखिल करेगा तो 4 लोग कम से कम आपको दाना उसमें पार्टी होंगे, और अगर मान लीजिए पेनल्टी होगी तो उनकी सामूहिक होगी। एक व्यक्ति विशेष तो कोई भी आपको दाना राजनीतिक किसी भी भावना से ओतप्रोत होके आपको दाना किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई, चाहे कर्मचारी वर्ग हो या अन्य वर्ग हो, वो दाखिल कर देते। तो अब मैं आज, क्योंकि मेरे को लगता है कि अब ज्यादा इतना समय हो चुका है और आगे विचार जो है पर्टिकुलर आप जैसा दिशा निर्देश देंगे उसके अनुसार वार्ता करना लाभदायी रहेगा। तो मेरी ओर से पुनः आपके आयोजक, आपने जो आज इस कर्नल साहब के उपलक्ष्य में जो आयोजन किया वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही बढ़िया है। धन्यवाद। थैंक थैंक यू सर। यू। हाँ सर, कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा, नाथूलाल जी बहुत वरिष्ठ वकील हैं, डबल डिग्री की हैं। कानून ने हमें इतना मारा है, जो एडवांटेज 2017 में मिल सकता था 2019 में मिला, जो 2019 में पूरा मिल सकता था आधे से भी आधा मिला। और सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले बिरले मिलते हैं। कुछ नामधारी वकील होंगे लेकिन वो समाज की सेवा के लिए उपलब्ध नहीं रहते हैं। अभी विदुड़ी भाई साहब और वो जो वहां आए थे, इनके अधिवक्ताओं की मीटिंग हुई है, इनमें से अगर एक टॉर्च ऑफ एडवोकेट बन जाती हैं तो हमारे न्याय आने में ये लोग सक्षम। डॉक्टर साहब कल इस मीटिंग में उपलब्ध वहीं पर उपस्थित था। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं घनश्याम गुजर, निम्स यूनिवर्सिटी से PhD स्कॉलर हूँ सर, और लॉ से मैं PhD कर रहा हूँ। जगराम जी को सब चीजों का मेरे बारे में अच्छे से पता है, और जो मैं इतना तो कहना चाहूंगा कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जगराम जी ने सहयोग किया है, पाना देवी में जो अच्छे से जो वर्किंग कराई है, सुविधाएं बढ़ाई है, बहुत अभूतपूर्व योगदान है इनका जो हमने देखे हैं। और एजुकेशन के मामले में जो इनका मोटिवेशन रहता है वो वास्तव में, रही बात कल की मीटिंग की, तो उसमें क्या है कि ये मुद्दा अपने जो अनुसूची वाला था इसको भी मूलभूत से रूप से रखा गया, और विधुड़ी जी ने, बरगढ़ जी ने, MP से, UP से, दिल्ली से, हम 100 वकीलों का ग्रुप वहां इकट्ठा हुआ था, और इस पे बहुत चिंता रखी गई कि एक तो हमारे एडवोकेट्स बंधुओं में अपने बहनों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि हम क्या है कि 10वीं 12वीं तक वहीं पे हम उनको मोटिवेशन नहीं दे पाते, वहां तक आगे बढ़ने के लिए ऐसा प्रेरित नहीं कर पाते कि वो इस एजुकेशन या ऐसे इस शिक्षा की तरफ, हाई एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ पाए। और दूसरी चीज ये कि अगर इसी तरीके से मोटिवेशन मिले और थोड़ा सा जगराम जी रही इधर कोटपुतली में जो प्रयास करते हैं ऐसे ही आगे भी होता रहा तो हो सकता है कि हम आगे IPS जो अपने अफसर लाइन से भी और इसमें बढ़ोतरी हो सकेगी, ऐसी मेरा मानना है। और सभी लोगों ने इस चीज में किया कि
जो अपने रुचि है उसमें भी इस चीज को महत्वपूर्ण रूप से विचार ये आ रहे हैं कि भाई इसको अभी हटाया जा रहा है या फिर अभी इसको मेन रूप से वो एमबीसी वर्ग में भी अभी 9वीं अनुसूची का मेन रूप से नहीं मिला है जो इसको मिलना चाहिए। तो इन चीजों पे बात हुई और इसी पे अभी हर सेक्टर में मीटिंग रख के और इन चीजों पे चिंता व्यक्त करने का वो रखा गया है। एडवोकेट्स बंधु सभी इस चीज पे सहमत हुए हैं कि जहां पे अपनी जरूरत पड़ेगी तो हम इस चीज में अपना पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। चाहे अपना सारी कम्युनिटी को अपने को जयपुर में इकट्ठा होना है या फिर जहाँ पे भी अपने समाज को आवश्यकता है वहां हम सभी इकट्ठा होके और इस चीज को मेन रूप से मुद्दे को रखेंगे। तो हम भी इस चीज में पीछे नहीं है। जहां आवश्यकता पड़े, कोटपुतली में भी अभी जगरूप जी यहाँ से आए कोर्ट में, इधर परिसर में ये अपने राजेंद्र जी और 5-7 वकील थे वहां पे उपलब्ध कोटपुतली की तरफ से भी। ऑल राजस्थान इंडिया सब लेवल के एमपी यूपी जालंधर एमपी से तो सभी ने बहुत अच्छे से इस चीज को रखा है कि भाई देखो समाज के पुनरुत्थान में जो भी सहयोग हो सके, जो भी आगे बढ़ने में अपना योगदान दे सके तो उसको मेन रूप से रखा जाए। रही बात शिक्षा की, तो अभी भी कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं सर, जहां तक हमें और आगे बढ़ने की और समाजों की तरह आगे बढ़ने की अभी आवश्यकता है। तो जहां जहां जरूरत पड़ेगी, जहां वो होगी तो मैं कोर्ट में जगराम जी से भी मिलूंगा, बात करेंगे हम सर, आप अब मिलके और इस मुद्दे पर और अच्छे से प्रयास करेंगे सर। थैंक यू घनश्याम जी सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर आप सभी का। घनश्याम जी, जुडिशियरी एक स्पेशल ओहदा रखती है। जी सर। 2019 में 5% आरक्षण मिल गया था गुजरों को, राइट लेकिन सर, लेकिन यही 5% जुडिशियरी में 1 साल 2 साल बाद जाके मिला। करेक्ट है सर, है ना जी। इसलिए आप लोगों की राय, आप लोगों की बौद्धिकता, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। जी सर, जी सर। यस सर, हमारे बीच में डॉक्टर राजेश जी कसाना, डॉक्टर खटाना जी, आप जो भी विचार रखे प्लीज। कोई और साथी कोई बात रखना चाहता है तो वेलकम, स्वागत है। Am I audible, sir? यस सर। आप सभी विद्वान साथियों को नमस्कार। मैं राजेश कुमार कसाना आज डॉक्टर कर्नल साहब की जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो आज मीटिंग आयोजित की गई है ऑनलाइन वेबिनार के थ्रू, इसमें मैं डॉक्टर जगराम जी, डॉक्टर रूप सिंह जी, पूरन जी, पूरी टीम का बहुत तहे दिल से आभार और शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने पूरी मेहनत के साथ समाज के एक एक बंधु को जोड़ने के लिए अपने ग्राउंड लेवल पर काम करते रहते हैं। आज जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, मेरा एक छोटा सा मेरा विचार है कि जो कर्नल साहब हैं वो एक विचार हैं, और विचार को जब तक हम हमारे समाज की एक एक पीढ़ी के नौजवान युवाओं के अंदर नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर पाएंगे। जैसे उनके काफ़ी स्लोगन्स हुए हैं, पढ़ा लिखा समाज, पढ़ी लिखी माँ, कर्ज मुक्त समाज, इस टाइप के उनके जो कोट्स दिए गए हैं वो समाज के उत्थान के लिए एक अपने आप में अनुकरणीय उनके विचार थे, उनका जज्बा था जो समाज को जगाया। और जैसा कि बीच में बात की गई है कि एमबीसी आरक्षण की कुछ विसंगतियां जो काफ़ी समय से देखने को मिल रही है। मैं एक दिन पढ़ रहा था, 2019 का कोई एक लेटर था, ऑर्डर था, उसमें स्पेशल लिखा हुआ था कि भी फर्स्ट उसको जो उसकी मेरिट कंसिडर की जाएगी वो ओबीसी में देखा जाएगा, एमबीसी में देखा जाएगा, जर्नल में देखा जाएगा। लेकिन जैसे रूप सिंह जी सर भी बता रहे थे कि उस रिजर्वेशन को खत्म करने के एक सुनियोजित तरीके से
ईडब्ल्यूएस आरक्षण आने के बाद में उसको 5% के अंदर समेटने की कोशिश की जा रही है। तो एक बहुत अच्छा एकेडमिशियंस का प्लेटफॉर्म है और इसमें काफी घनश्याम जी और भी एडवोकेट्स जुड़े हुए थे। इस चीज को ध्यान में रख करके इस पर काम करें और कहीं ऐसा ना हो कि कर्नल साहब ने जो 2007 में एक मुहिम चलाई थी इस देश के अंदर गुर्जर समाज को जागृत करने की, एकजुट करने की, उस मुहिम को सुनियोजित तरीके से, जिस तरीके से पूरे हमारे पहले के पूर्वज, चाहे पन्ना धाय ले लीजिए, पृथ्वीराज सम्राट चौहान ले लीजिए, उनको किसी दूसरे समाज ने जिस तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, कहीं आगे पता चले कुछ समय बाद में हमारा आरक्षण भी कुछ इसी सीढ़ियों पर नहीं चला जाए, या कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं की जा सके कि आपको आरक्षण में ऐसा लगने लग जाएगा कि आज हमें जो आरक्षण मिल रहा है वो जो 5% मिल रहा है उससे अच्छा मैं जर्नल से अगर फॉर्म भराऊं तो उसमें ज्यादा फायदा हो, क्योंकि सुनियोजित तरीके से आपको 5% के लिमिटेशंस में बांध दिया गया है। और ये बात आप मान करके चलिए, हर समाज में विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं। हमारा गुर्जर समाज है, बाकी समाज भी हैं, लेकिन ये प्रतिभाएं जो हैं वो समय के हिसाब से बढ़ती जाती हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं, अगर मैं 1965 से लेकर के 2012 या 13 के आसपास की अगर इस बात पीरियड की बात करूं तो XYZ 3 जनरेशन हमने देख ली है, लेकिन 2012 के बाद जो जनरेशन आने वाली वो अल्फा जनरेशन है। और उस जनरेशन के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, अगर इसी तरीके से हम हमारी जनरेशन को टेक्नोलॉजी से अगर नहीं जोड़ पाएंगे, हमारे जनरेशन को अगर अच्छे विचारों के साथ आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो ये जो आरक्षण की मुहिम चलाई गई थी इसका भी उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो मेरा इस मंच से यहाँ के विद्वान साथियों से, और समय समय पर इस तरीके की मीटिंग आयोजित होती रहती हैं, उनमें मैं कई बार हिस्सा भी लेता हूँ। मुझे श्रोता बनना बहुत अच्छा लगता है, वक्ता के रूप में कम ही बोल पाता हूँ, क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे सुनना, समझना और बारीकी से उसका निरीक्षण करना ज्यादा अच्छा लगता है। आज मुझे मौका दिया गया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहता हूँ, राजेश जी, आप राजेश जी वही हैं जो टॉप किया था राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर में RPSC में। आप सर जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? टॉपर तो है ही, बिना टॉप किए तो मेडिकल में नहीं आ सकते, और उनमें भी टॉपर नहीं हो तो लेक्चरर नहीं बन सकते, प्रोफेसर नहीं बन सकते। और उससे ज्यादा अभी ये राजस्थान भर के सभी डॉक्टर्स के लीडर हैं। और ये सब काम करते हुए भी मैंने किसी मरीज के लिए फोन कर दिया ना कि जयपुर में इस गरीब आदमी की ये मदद करनी है, मिडनाइट पे तैयार मिलते हैं। ऐसे ह्यूमन वैल्यूज के डॉक्टर कम्युनिटी में हो तो ये 10-1200 डॉक्टर हो गए हैं और लगभग 3000 पैरामेडिक हैं गुर्जर समाज के। कसाना साहब, हम अपनी इस मेडिकल फ्रेटर्निटी को साल में एक बार इकट्ठा करके, नहीं, और ये ये जो वो राजेश एकेडमिशियंस हमें जी, गाइड, ये वो राजेश जी हैं नाम जो का असिस्टेंट प्रोफेसर ये है दूसरे राजेश मैथमेटिक्स जी से, हैं। दूसरे राजेश जी हैं। अच्छा ये भी अच्छा, कोई हमारे बात नहीं, कोटपुतली से ही है। बिल्कुल आप सही कोई है। भाई ये सारे विद्वान आपने कोटपुतली में इकट्ठे कर रखे हैं। ये आपका सर, आपके पड़ोसी है। ये सब जगराम जी की मुहिम है जो आप आसपास के इलाकों में चल रही है। अच्छा, तो कोई और साथी भी रखना चाहे तो, नहीं तो सर प्लीज अब हम आपको सुनना चाहेंगे, आप गाड़ी में भी हैं। बस 1 मिनट में पहुंच रहा हूं अपने गंतव्य पे, तो जब ठीक तक है। कोई और भाई विचार रखना चाहे उनको सुन लें। और जगराम जी, आपने और पूरन जी ने बहुत कम बोला है। पूरन जी इस पूरे कोविड में है, 3 साल बोले हमारे साथ, तो कोटा हाड़ौती के अनुभव शेयर करिए। आजकल तो वो भी कोटपुतली के ही हो गए हैं। हाँ पूरण जी आप रखिए बात। डॉक्टर खटाना जी आप भी, हम आपसे भी रूबरू होना चाहेंगे। डॉक्टर D खटाना जी कौन से हैं प्लीज? और कोई साथी रखना चाहता है तो अपने विचार रखें। यादराम जी, कुलदीप जी, कुलदीप जी सुन रहे हैं?
चलिए पूरण जी, अब आप रखिए। तो पूरण जी है कि नहीं है ऑनलाइन? ठीक है, मैं अपनी बात जारी रखता हूँ जब तक वो ऑनलाइन आते हैं। तो मैंने विचार विमर्श के कुछ पॉइंट सोच रखे थे और संयोग से वे सभी हमारे कुछ विद्वान और वरिष्ठतम मार्गदर्शक नहीं जुड़ पाए, पर मैं उस पे उन सभी फील्ड को छूते हुए अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। निसंदेह कर्नल साहब के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनका जो विजन है उस पे भी मैं बात करना चाहता हूं। उनके विभिन्न कथनों से प्रकट होता है कि समाज कैसा चाहिए, स्वस्थ चाहिए। मैं कई बार चर्चा करता हूं कि हमारे समाज में औसत हाइट बच्चों की घटती जा रही है। जो 6-6 फीट के हुआ करते थे, अब आप महसूस कर पा रहे हैं कि औसत हाइट कम हो रही है। इस पे सोचने की जरूरत है। स्वास्थ्य के प्रति भी हम लोग इतना अवेयर नहीं हो रहे हैं। तो जो समाज जितना अधिक स्वस्थ है वो संपन्न है। तो इसके बारे में तो हमें अलग से तो क्या सोचें, संपन्नता ही एक कारण है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है, आधार होती है। संपन्नता क्यों नहीं आ रही है, इसके पीछे कारण है कि हम कुरीतियों में फंसे हुए हैं। कुरीतियों से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, इसके पीछे यह है कि हमने उसको सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ रखा है। सामाजिक प्रतिष्ठा से कैसे काटें, उसका तरीका एक है कि हम कैसे एक साथ निर्णय लें। तो मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि 1980 के आसपास की बात है। हमारे कोटपुतली के 5 गांवों में डॉक्टर रामकरण सिंह, स्वर्गीय विधायक साहब रामकरण सिंह जी ने पहल की कि भाई ये तुम लोग मृत्यु भोज बंद करो। तो उस समय उनकी काफी आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने जो है दृढ़ निश्चय करके 5 गांवों की मीटिंग बुलाई। तो 1984 से लेकर के आज तक मृत्यु भोज बंद है, 1984 से। तो उसका परिणाम है कि मेरे गांव से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, या मेरे पड़ोसी गांव से राजेश जी हैं, यहां से एक साथ कितने प्रोफेसर, डॉक्टर्स ये निकल रहे हैं। तो कैसे, देखिए आप कैसे कुरीतियों को छोड़ दे। एक कुरीति छोड़िए, उसका परिणाम है ये। तो अगर बाकी सारी छूट जाए तो ये समाज कहां तक जाएगा। तो हम लोग प्रयास तो करते हैं पर उतना सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका क्या तरीका हो, तो जैसे मैंने सोच रखा है कि इस समाज में इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि ये एक ताकतवर बैल की तरह है। अगर सींग से पकड़ोगे तो नुकसान खाओगे, पूंछ से पकड़ोगे तो पूंछ उखड़ जाएगा, पर मतलब बदलाव नहीं होगा। तो इसका एक तरीका यह है कि चारा डाला जाए। मेरा मतलब है कि आप सीधे तरीके से काम करेंगे, सीधे तरीके से बोलोगे, अवरुद्ध करोगे, मना करोगे तो नहीं हो पाएगा। बल्कि तरीका बदल दिया जाए। जैसे विवाह के समय बच्चियों की जो शादी की जाती है, अगर रात को ही विवाह हो जाए और बारात भी उसी समय विदा कर दी जाए तो 50% अपने आप रुक जाता है, बाध्यता खत्म हो जाती है। इसी तरीके से दूसरा, अगर इस बात पे सहमत कर लिया जाए कि भाई घोषणा नहीं होगी, ये दिखावा नहीं होगा कि 10 लाख दिया है, 21 लाख दिया है, 50 लाख रुपए दिया है, 1 करोड़ दिया है। अगर इसका दिखावा जिस दिन बंद हो गया, उस दिन ऑटोमेटिक बाकी बची हुई ये समस्या भी दूर हो सकती है। तो इस तरीके से हमें तरीके खोजने पड़ेंगे इसके लिए। तो एजुकेशन के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि यह आरक्षण कम पड़ेगा। अभी भाई राजेश बता रहा था, और मैं तो देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन में एमबीसी वालों को तो नंबर ही नहीं आ पाता है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, आर्ट्स में भी, साइंस में भी, सभी में। तो वो आसपास की कॉलेजों में भी निरीक्षण किया तो यही पाया कि आने वाले समय में कॉलेजों में नुकसान हो रहा है हमें एडमिशन में। नौकरी तो बाद की बात है,
एडमिशन नहीं हो पा रहा है बच्चों का, ये भी समस्या आ सकती है। इन सब चीजों पे हमें चिंतन करना होगा। और कोई साथी इसमें बीच में अपनी बात रखना चाहता है तो वेलकम, जब तक डॉक्टर साहब को हम सुनेंगे। सर इस मुद्दे पे अगर यादराम एसआई जी हैं, अगर वो अपना यादराम जी प्लीज, यादराम जी आप यादराम जी, वीडियो कुलदीप कॉल पे आइए जी, सर। बड़े कार्यकर्ता हैं आप तो। थानेदार साहब शायद सुन नहीं पा रहे हैं। प्रकाश जी, कैलाश जी सर, रखिए अपनी ड्यूटी बात। पे होंगे। हजारी जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी, यस, हाँ यादराम जी। नमस्कार साहब, मैं वो पोस्ट ही बना रहा था आपकी, जो आपने कहा ना जी सर। विधायक साहब डॉक्टर वो क्या नाम जी के विधायक साहब के प्रयास से 1984 से आज तक मृत्यु भोज बंद है, बहुत बड़ा संदेश है। हम उसको प्रमोट करने के लिए वो सोशल मीडिया पे पोस्ट बना रहा था। जैसे आपने मेरा नंबर लिया मोटिवेशन के लिए, बहुत बहुत आभार। और हम तो ये संदेश देते 5 गाँव तो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं आपके ये जो 5 गांव, इतने डॉक्टर्स, प्रोफेसर जो और राजस्थान प्रशासनिक सेवा तक के जो अधिकारी समाज को दे रहे हैं, इससे हमारे पूरे राजस्थान को और अन्य प्रांतों को भी सीख लेनी चाहिए। आपने बताया कि मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मेरे दादाजी के बहुत अच्छे संबंध थे और मैं जयपुर में भी रामकरण जी से जो मिला हुआ हूँ, यहाँ घर पे भी हमारे रिश्तेदारियां भी हैं उनसे, भोपिया से इधर। तो वास्तव में उस टाइम के अच्छे वक्ता थे, विद्वान थे, और उनका आशीर्वाद आज आपने जो याद किया उनको एक अच्छे, ऐसे हम सरदार राम बाबा को भी याद करते रहते हैं, डेरा सापुर वाले। उन्होंने भी आज से 40-50 साल पहले इन कुप्रथाओं को, दहेज दिखावा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से समाज उस टाइम नहीं जुड़ सका, और नहीं तो बहुत सारे सिविल अधिकारी समाज में अब तक हो जाते। तो आपने बहुत सुन पा रहे हैं डॉक्टर जी? सुन रहे हैं यादराम जी, सुनाई दे रहा है, बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस कहीं और पे आ जाता है, बोलते रहिए। आवाज आ रही है सर, बोलिए। हाँ बस मैं भी अभी पहुंच। तो कहने का मतलब ये है कि अभी डॉक्टर एनएल साहब ने भी बोला था कि भाई समर्पण भाव होना चाहिए। मतलब वास्तव में हमें समाज को लेवल पे लाना है तो ये समर्पण हो, ये फॉर्मेलिटी। और जिस समाज में अधिक लोग समाज को वो कहते हैं ना उन्नत बनाने की सोच वाले होते, वो समाज निश्चित रूप से उन्नत। जैसे कर्नल साहब में समर्पण था, उनको लोग क्या क्या कहते थे, हम सुनते थे, अन्य समाजों के अधिकारी उनके बारे में क्या क्या कह देते थे कि राजनीति है, फलाना जो भी। लेकिन आज लोगों की समझ में आ गया कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिए। नहीं तो अब इस स्थिति में होता समाज, अगर उसको कोई पूछने वाला ही नहीं था, वही खेती किसानी और बस फौज पुलिस तक रह जाते हम आज भी। और जो बात करते हैं, अब जो सामान्य छवि नहीं बन, आज हमारी न्यायपालिका में और विधायिका में विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तक एक छवि बाधक बनी हुई है कि ये तो ऐसे ही, ये तो किसान वर्ग है या सैनिक वर्ग रहा हुआ है, या ऐसी एक अभी भी छवि सामान्य नहीं बनी, इसलिए हमें बार बार बाधा आ रही। तो हमें मूल बात डॉक्टर साहब आपने जो कही ना, छवि बनानी चाहिए। अभी राजेश कसाना साहब ने भी कहा, अब युवाओं तक ये संदेश पहुंचाओ, कर्नल साहब ने जो कहा था, अच्छी शिक्षा, पढ़ी लिखी माँ, कर्ज मुक्त समाज। अभी भी 75% लोग हमारे समाज को कर्ज मुक्त बनाना ही नहीं चाहते, वो अपनी शान पे ही लगे हुए हैं। प्रोफेसर JR कसाना साहब ने सही कहा है, हमने उसको प्रतिष्ठा से जोड़ रखा है। अगर भाई मैं तो अगर दहेज के खिलाफ बोल दूं, हमारे ग्रुपों में अच्छे अच्छे लोग प्रोफेसर सीनियर नहीं बोलते अगर भाई दहेज या मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, सही बात है। कोई पोस्ट डाल देता है तो उसको अभी भी झिझकते हैं, अगर मैं कह दूंगा तो कहीं मेरी शान नहीं घट जाए। और ऐसी करेंगे तो हम न्यायपालिका से, विधायिका से क्या उम्मीद कर सकते हैं जब हम खुद ही झिझक रखते हैं। देखो इंटेंशन बहुत बड़ी चीज है, संविधान से भी बड़ा है विधि का विधान, और उसके लिए हमें एक नियत बनानी पड़ेगी। पायलट साहब कहते थे ना, राजेश पायलट साहब संसद में कहते थे, मेरे याद है, एक होती नीति, एक होती नियत। तो जब तक हमारे समाज की नियत नहीं बनेगी ना, तब तक हम विधायिका से भी
और न्यायपालिका से भी ऐसे ही मार खाते हैं। राजनीति में हम जगह नहीं बना पाएंगे। हमारे लोगों की नीयत में अभी मेरे को इसी चीज के लिए जाना जाता है कि ये कटु कहते हैं। हमारे लोगों की नीयत में आज भी खोट है। अगर मेरा दहेज मिल जाए, चाहे कन्या भ्रूण हत्या रहे, चाहे मृत्यु भोज होती रहे, मेरी शान बढ़ जाए। इसीलिए जो अपने आप को बड़ा बनाने वाले होते वो समाज को बड़ा नहीं बना सकते जब तक हम स्पष्ट नहीं होंगे ना। और हमारी बहन बेटियां सही कह रहे हैं, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, अभी क्या नाम था उनका, अंजू जी प्रोफेसर, वो भी सही कह रहे हैं। आज भी हमारी बहन बेटियों का ब्राह्मण और राजपूत और यादव उनके मुकाबले अभी भी हमारा 10% प्रतिनिधित्व नहीं है। मंच पे हम बहन बेटियों को नहीं ला पा रहे, झिझक है उनके अंदर। तो उसमें समाज की भी वो है भाई, उनको लाओ, बराबर की भागीदार हैं वो। दूसरा बात, जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको हम ही तो मोटिवेट करेंगे, हम ही तो लाएंगे ना उसको। जो एक उन्होंने छवि खराब कर रखी है उसको कौन सही करेगा? उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। उसके लिए हमें खुलकर बोलना होगा, उनको समझाना पड़ेगा। हाथ जोड़ के करें, धमका के करें। पहले बड़े बूढ़े चलो नीम से बांध देते, वो अब संभव नहीं है। लेकिन अब उनको समझा के कैसे भी मुख्य धारा में लाना होगा। और जो आदमी 1 करोड़ शादी में खर्च कर सकता है, डॉक्टर रूप सिंह जी ने कहा अभी, 1 करोड़ शादी में खर्च कर सकता है लेकिन 5 लाख शिक्षा दान नहीं दे सकता, फिर अपराधीकरण कैसे मिटेगा समाज में? जो आदमी शादी में 2 करोड़ खर्च कर रहा है वो 20 लाख रुपए की एक उसके लिए बिजनेस स्थापित क्यों नहीं कर सकता? एक पुरुषार्थी समाज है जो पाकिस्तान से आया था और आज वो आरक्षण भी नहीं मांग रहा और ब्यूरोक्रेसी सब चीज में हमसे संपन्न है। सिंधी समाज जो वहां से आया था पाकिस्तान से, पंजाबी रिफ्यूजी, और हम अभी भी पीछे हैं, हम तो बहुत पीछे हैं उनसे। तो जितना कर्नल साहब ने तो दे दिया संदेश, जगा दिया, लेकिन अब उस उनकी जो विचारधारा है हम उसको आगे बढ़ाने का हमारी जिम्मेदारी है। भाई हम 73 शहीदों के बदले प्रोफेसर डॉक्टर बन रहे हैं और हम अगर शिक्षा दान नहीं कर सकते, अपने समाज के लिए 4 लाइन नहीं लिख सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते, तो फिर हमारा पढ़ा लिखा होने का क्या फायदा? सबसे बड़ी बात है ना, छवि बनानी पड़ेगी ताकि अन्य समाज हमें भारत के मूल निवासी सम्मानजनक सामान्य छवि वाला समझ सके। फिर हमारी न्यायपालिका में भी रुकावट नहीं होगी, विधायिका में नहीं होगी, और हम सभी समाज हमको वोट करेंगे। और हमारा प्रतिनिधित्व, आज हमारे राजस्थान से एक भी सांसद नहीं है, हमारा कैबिनेट मंत्री नहीं है, ना दिल्ली में है ना यूपी में। इस पे मंथन करना चाहिए ना, हमें जुड़ना चाहिए एक दूसरे से। धन्यवाद। जय श्री देव। कर्नल साहब को बहुत बहुत श्रद्धांजलि, कोटि कोटि। थैंक यू सर। अब हम सुनना चाहेंगे डॉक्टर साहब को। आदरणीय, सबका सुनने का जो मादा है अब संपन्न हो गया होगा, 2.5 घंटे हो गए हैं, लेकिन विचारों से भरे, भावों से भरे हुए इतने लोगों को इस मंच पर देख के मुझे हार्दिक खुशी हुई। आज सुबह एक पद यात्रा, दोपहर में एक लाइब्रेरी में कर्नल साहब का प्रोग्राम, 3 बजे एक चैनल को इंटरव्यू, और अब आपसे मुखातिब होके मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि कर्नल साहब को मेरे 20 साल मिले। हमें 20 साल का सानिध्य मिला और पटरी से लेके खो डांग पत्थरों में उनके साथ संघर्ष को देखा। अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि जितना उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहे उससे ज्यादा मैं रहा। और कभी कभी ये अवस्थाएं भी आई कि जिस संघर्ष को लड़ रहे थे उसमें बहुत बदनामी और संकट भी सहन किए। आने वाला समय ये विश्वास नहीं करेगा कि हार्ड मास का एक ऐसा आदमी हुआ था। तो उनको तो नमन करते ही हैं, श्रद्धांजलि करते ही हैं। इतने अच्छे आपने आज के संदेश दिए हैं रीना बहन, अंजू बहन, आपका तो धन्यवाद करता ही हूँ। जगराम पुरन जी, विचार बड़ा होता है, लोगों की हैसियत तो हमें पता है। जो 500 करोड़ का आदमी है ना, वो भी झुंझुना बजा रहा है दिल्ली में, हमारे समाज का है, लेकिन उनकी स्थिति कई बार लगता है बेघरों से कम है। हमें अपना गौरव लौटाना है तो मॉडर्न साइंस, इंग्लिश, स्पेस, लड़कियों की शिक्षा, इनके लिए काम करना है। तो आप जैसे एकेडमिशियंस का छोटे छोटे ग्रुप चाहिए, 20-20, 30-30 संगठनों की। ये तो हाथी जैसी शक्ति है, जब जगेगी तब जगेगी। लेकिन अब जो छोटे छोटे ग्रुप हैं वही कमाल कर रहे हैं जो सरदार धाम वालों ने गुजरात में किया है। आज से 30 साल पहले जग गए थे वो। ये वही पटेल है जो राजस्थान से गए थे। तो आप सबकी बातों को समेटते हुए, चूंकि ये सब रिकॉर्ड पर है, कर्नल साहब को पूरे देश में जगह जगह विचार के रूप में याद किया जाए कि ठान ले तो इस बहादुर कम्युनिटी की ना पूंछ मरोड़ने की जरूरत है, ना सींग मरोड़ने की जरूरत है, थोड़ा उम्मीदों का हरा चारा।
हमें कितनी फजीयत महसूस होती है कि कहने को तो हमारे इतने बड़े बड़े नेता और देश में कहीं एक कैबिनेट का हक नहीं 75 साल में, कि सुप्रीम कोर्ट में एक भी हमारा जज नहीं, कि किसी रेलवे बोर्ड में किसी में भी हमारा कोई निगम का अध्यक्ष नहीं। मन तो कई बार करता है कि कोई जहर खा ले, लेकिन हमें अब एकता का अमृत पीना है अपने प्रयासों के रूप में। आप सब सरस्वती पुत्र हो, आप सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप सबको शुभकामनाएं हैं कि जितने उपलब्ध 100 हो, 50 हो, 200 हो, बिना संख्या की परवाह किए इस ट्रेनिंग द ट्रेनर प्रोग्राम को, इस संवाद प्रोग्राम को, इस मार्गदर्शक प्रोग्राम को जारी रखें। आपको एक को देख के अनेक लोग ऐसा बिहेवियर करना सीखेंगे। सिद्धियों का एग्जाम्पल दिया यादराम भाई ने, पारसियों का देख लीजिए, बंबई में आए थे, उजड़ गए थे, विदेश चले गए थे अंग्रेज, तो पारसी झुंझुन वाला, टुनटुन वाला सब वहीं बस गए। उन्होंने कहा हम इसमें ऐसे बस जाएंगे जैसे दूध में चीनी। इस गुर्जर समाज को अपनी ऐंठ और अभिमान से भी बाहर आना होगा। इसको दूसरे समाजों को अगर आदर पाना है तो उनको भी आदर देना होगा। एनसीआर की छवि हमारे बाकी लोगों की छवि से बिल्कुल उल्टी है। हम पर कोई दया, मेहरबानी, करुणा भी करने लगे तो कई बार एनसीआर के कारनामे आगे आ जाते हैं। ऐसे लोगों को कौन खरी खरी कहेगा? जो खरी कहेगा वो बुरा बनेगा। ऐसे नेताओं को हम चाटेंगे क्या जिन्होंने संसद में आज तक हमारे पिछड़ेपन पर, हमारी 9वीं सूची पर, हमारे प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं, उन पर कभी बात नहीं की। आप कह सकते हैं कि साहब हमारे आदमी कम थे, कोई बात नहीं, लेकिन जब हमारे एकेडमिक लोग एक संभ्रांत व्यवहार करेंगे, नम्रता और ऑथोरिटी के साथ व्यवहार करेंगे, दूसरी जातियों के लीडर भी हमें वैसे ही सुनेंगे जैसे जस्टिस चोपड़ा सिरिस्का में आके आधा घंटा रोए थे। आधा घंटे रोए थे वो जज की किस अंधकार युग में रह रहे हो गुर्जर समाज के भाई और बहनों, मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि तुम जीवित कैसे। हमारे पास बहुत कुछ है गौरव करने के लिए, बहुत कुछ है अपना हक साबित करने के लिए। 1999 में चालू हुआ था गुर्जर आरक्षण की मांग, 2007 में, 2008 में कुर्बानियां हुई थी, मिला कब? 2019 में। मिला क्या? ऊंट के मुंह में जीरे का भी जीरा। उसको भी लोग कहते हैं अब खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। हे फौलादी कौम, तुम उन अत्याचारियों को खत्म नहीं कर सकते क्या जो तुम्हारा रोज गला रेत रहे हैं? हम कब तक राम प्यारी और जोगराज जी और पटेल साहब और उनके गीत गा के हम नए नहीं पैदा कर सकते क्या? इस विचार से ही पैदा होंगे। थॉट इज ए थिंग। अगर ये विचार पैदा हुआ है तो आरक्षण और नो आरक्षण, अब हमारी बेटियां 99% ला रही है, 98% ला रही है, बच्चे जनरल की मेरिट से आगे जा रहे हैं, उनके अंदर आत्मगौरव भर दीजिए। लेकिन जगराम जी आपको भी पता है 14,000 15,000 जीकैप के मेंबर हैं। गुर्जर भवन बनना एक आंदोलन जैसा ही था, कर्नल साहब के विचार पे चलना जैसा ही था, पर हमारे कुछ भाइयों के मान, स्वमान, अभिमान ये इतने टकरा जाते हैं कि पूरी कम्युनिटी का गला काट देते हैं एक दिन में। हमें एक मंच बनाना पड़ेगा, विनम्रता से जो मानेगा उसके हाथ जोड़ेंगे, जो नहीं मानेगा उसकी टांग तोड़ेंगे। इस क्रोध को अग्नि बनाइए और अपने समाज को नम्रता और अधिकार के साथ एक नई रोशनी में ले जाइए। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। 2.5 घंटे से चले इस संवाद में बहुत सारी अच्छी चीजें समझ में आई हैं और आती रहेंगी। बिल्कुल निराश नहीं हो। मैं जगराम जी आपका कार्य भी देखा है, कोटपुतली भी गया हूँ, वहां के क्रेन से बनने वाले चूरमे भी देखे हैं, गिनने वाले वो भी देखे हैं, लेकिन उन सब से महंगा आपका ये सबसे सौंदर्य विचार जो है लोगों को जोड़ने का, रीना बहन की भाषा में कहूँ संवाद करने का, इसमें भविष्य की हमारी तरक्की छुपी हुई है। और कर्नल साहब की यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि वो जो राह हमें दिखा के गए हैं उस पर हम चलें, 2 कदम, 10 कदम, 100 कदम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, विचार देने के लिए और प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर कुलदीप सिंह जी भी हमारे बीच में अभी अभी जुड़े हैं, उनको वो शायद बाहर हैं। अगर सर कनेक्टिविटी है तो प्लीज
वीडियो ऑन कीजिएगा। आकाश कंवर जी कुछ बोलना चाह रहे शायद। हाँ आकाश जी बोलिए जब तक। सर आदरणीय डॉक्टर रूप सिंह जी, डॉक्टर फूल सिंह जी, डॉक्टर अंजू मैम, डॉक्टर रीना मैम, इंजीनियर मुरारी जी और हमारे सहयोगी प्रोफेसर जगराम जी और सभी डिग्नेटरीज। सर ने बीच में पुकारा था, मैं ऑनलाइन ज्वाइन नहीं कर पाया था, क्षमा चाहूंगा। सबसे पहले तो कर्नल साहब को सत सत नमन, जिनके विचार आज केवल गुजर जाती ही नहीं, आज मैं दिन भर से देख रहा था हमारे जो स्टाफ के साथी मित्र लोग, दूसरी जाति के लोग भी अपना स्टेटस पोस्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है। सर मेरी कुछ पीड़ा है। एक तो सर जो अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के अलावा दूसरे इंस्टीट्यूट हैं, ऑटोनोमस बोलते हैं जो, वो सर रिजर्वेशन को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुछ जगह मैंने देखा है, इवन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैं पोस्टेड हूँ जॉबनेर, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जोधपुर में, उन्होंने सर एक नॉन टीचिंग की पोस्ट पर एक ओबीसी के कैंडिडेट को ज्वाइनिंग करा दिया था। जब हमने इस पे जांच के लिए बोला तो उन्होंने हमारे जो साथी वहां पोस्टेड है अपने समाज के, उनके खिलाफ ही उनके ऊपर अलग से बर्डन करना और बहुत सारी चीजें वो थोप दी ताकि ये लोग आवाज नहीं उठा सकें। एक दूसरा सर जो एमबीसी की लिस्ट आती है उसमें बहुत सारे सरनेम्स होते हैं, माली, अंसारी, शर्मा, तो सर ये थोड़ा सा मेरे लिए चिंतनीय है कि क्या ये लोग भी एमबीसी में हैं। हाँ सर इन पे बात एक सर हुई है अपनी, बिल्कुल। यस जी, आप बात कहिए पूरी। और दूसरा सर मेरा ये है कि जो एग्रीकल्चर में गर्ल्स है उनको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से इंसेंटिव मिलता है, फिर भी गर्ल्स का प्रोपोर्शन बहुत कम है। यूजी में 15,000, पीजी में 20, यूजी नहीं सॉरी 12th में 15,000, यूजी पीजी में 25 और पीएचडी में 40, लेकिन फिर भी प्रोपोर्शन बहुत कम है। और इवन जो देवनारायण योजना के बेनिफिट्स हैं, मैंने मेरे कॉलेज में जबरदस्ती बोल के, एक गर्ल्स थी उसके 91%, उसको बताया कि आपने स्कूटी के लिए अप्लाई किया, कि सर हमें तो मालूम ही नहीं, अब उनका स्कूटी की लिस्ट में नाम आया है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर हमको थोड़ा सा जन जागरण करना होगा। एक सर मैं बेहद खुश होता हूँ कि जगराम जी जो बार बार स्टेटस पोस्ट करते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आदर्श ग्राम कल्याणपुरा के बारे में, तो मुझे जल्दी ही ये भविष्य आने वाला टाइम जो है वो दिखाई दे रहा है कि लोग बाग जिस हिसाब से आदर्श ग्राम कल्याणपुरा बोलते हैं, इस तरह ही आदर्श जाति गुजर भी बोले। मेरी ये एक पराकाष्ठा है भविष्य के प्रति, क्योंकि आज भी बहुत लोग हमको थोड़े अलग नजरिए से देखते हैं कि क्या ये लोग सही में एकेडमिशियन में आने लायक हैं, क्या लोग सही ये वही लोग हैं जो अच्छे से बिहेव कर पाएंगे या नहीं। ये सब चीजें हैं। बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड स्पेशली थैंक यू डॉक्टर जगराम जी, आपने समय समय पर आप इस तरह के इवेंट करके हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इन सब बातों अपने कर भी रहे हैं। और दूसरी बात एग्रीकल्चर वाली है, तो एक सेशन रखेंगे आपका अभी मई जून में, क्योंकि 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा तो बच्चों को कैसे इस सब्जेक्ट से जोड़ा जाए, क्यों जोड़ा जाए, आपका रखेंगे, एक सेशन रखेंगे। इनकी इस समस्या का तो समाधान ये होगा। दूसरा जो है, अपने को सबको मिल करके प्रयास करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, और बार बार इंटरेक्ट करेंगे तो नई चीजें आएंगी। तो आप सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और हम कर्नल साहब के सदैव ऋणी रहेंगे। उनके लिए शब्द कम है, शब्दकोश नहीं है। मैं ये कहूंगा कि अगर आज तक हम उस आंदोलन से वंचित रह जाते, तो मेरा ये मानना है कि आज हमारी स्थिति उन दलितों से भी बुरी होती जिनकी 60 के दशक में, 50 के दशक में उनकी थी। अब तो बहुत कुछ बदलाव हो गया उन्होंने, लेकिन हमारी स्थिति उनसे कहीं बदतर होती मात्र इन 10-15 साल। तो हम इस ऋण को कभी चुका नहीं पाएंगे। ये एक मेमोरियल सिंपोजियम या एक व्याख्यान माला जो रखी या इंट्रक्शन रखा अपन ने, ये इंट्रक्शन कार्य रूप में कहां तक जाएगा, ये 1 साल का हमारा लक्ष्य है।
आदरणीय डॉक्टर रूप सिंह जी ने एक सुझाव दिया था कि चाहे छोटे छोटे समूह हों और वे आपसी बातचीत करें और उसको कार्य रूप दें। ये इन सब पे हम काम करेंगे। बहुत समय हो गया, काफी आप सबने सुना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। सर श्योर, ऐसा आयोजन होता रहेगा और रिकॉर्डिंग भी करता रहूंगा। और गुर्जर एकेडमिशियन नाम से चैनल बना रखा है, उस चैनल पे डालूंगा यूट्यूब के, तो उन सब पे जो है वो ज्यादा से ज्यादा जाएगा और हम मिलते रहेंगे। जी सर, थैंक यू सर, शिवरात्रि सर। थैंक यू। शुभरात्रि सर, थैंक यू।